डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएचयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी, आपको पता है इस सीरीज को मैं बैक टू बैक तेजी से लाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि सीयूईटी, पीजी और डीयूईटी के एग्जाम के लिए, नॉट फॉर दीज टू एग्जाम, क्योंकि ये दोनों मर्ज हो चुके हैं सीयूईटी में, लेकिन इसमें थे इतने अच्छे क्वेश्चन कि आपने रिक्वेस्ट किया और बहुत जरूरी भी था कि इन क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो आप इस एग्जाम में देखेंगे सीयूईटी डीयूटी में, वो इन्हीं क्वेश्चन के बीच में से होंगे, इसलिए हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। आज उस कड़ी में हम पहुंच गए हैं 2018 के पेपर। अभी तक आपने 2020 और 2019, 2021 के पेपर को भी करेंगे बीएचयू के, तो 3-4 साल के दोनों के पेपर को रिवाइज कर लेने से आपको काफी फायदे होंगे। सो लेट अस बिगिन बीएचयू एमए पॉलिटिकल साइंस 2018 पेपर एनालिसिस। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, मुझे अलाउ कीजिए ये बताने को, यस, अमेजन ने एक्नॉलेज किया है न्यू हॉट रिलीजेस इन एजुकेशन। दिस 2 बुक्स को आप देख सकते हैं, और ये इसलिए है क्योंकि ये रियली बेस्ट रिसोर्सेज हैं। इसमें कोई घमंड नहीं है, ये मैटर ऑफ फैक्ट है, क्योंकि इस पैशन के साथ किसी ने कोई बुक तैयार नहीं किया है पॉलिटिकल साइंस कंपटीशन के लिए। इसमें से जो मैं आपको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये 1500 एमसीक्यू की जो बुक है ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक ग्रंथ जैसी है, क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन का जो सम्मिश्रण है, मिक्सचर है, वो ये ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस है। ये प्रिंट रिप्लिका है। इसका मतलब क्या होता है कि ये पीडीएफ फॉर्म में है, मतलब आप खोलेंगे तो किंडल ऐप में, लेकिन आप पढ़ रहे होते हैं एक पीडीएफ को। इसका बहुत ब्यूटी है क्योंकि पेजेस जो हैं वो कटते नहीं है, लेकिन कुछ फीचर किंडल के इसमें कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप नेविगेट कर सकते हैं चैप्टर वाइज। जो टेबल ऑफ कंटेंट, अदर जो फीचर किंडल के हैं वो इसमें रहती है। सीयूईटी पीजी गाइड जो है वो नॉर्मल किंडल एडिशन, इसमें किंडल के बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन पेजेज इसमें जरूर कटे हैं, और इससे जो आपको तकलीफ होती है उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि ये पीडीएफ नहीं है, प्रिंट रिप्लिका नहीं है। ये उसको वो खुद अपने पेपर साइज में कस्टमाइज करता है। उससे होता क्या है ना कि एक क्वेश्चन पेपर है, वो बीच से वो मतलब कट के अगले पेज पे चला जाता है, इसलिए मैंने इसको जो है प्रिंट रिप्लिका निकाला। आगे जैसा आप सजेशन देंगे उस टाइप की बुक रिलीज होगी, लेकिन इसकी में बहुत ब्यूटी है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको बहुत पसंद कर रहे हैं उस फॉर्मेट को। बुक तो ये वन ऑफ द वंडरफुल बुक है, सीयूईटी पीजी के लिए स्पेसिफिक लिखी गई है। इन सब का मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिया है, आपको कॉपी तो आप कर नहीं पाओगे, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप आसानी से जाके इसको ले सकते हैं, नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है। और डेफिनेटली मेरी सजेशन होगी कि इनको जरूर ले लीजिए, इवन एग्जामिनेशन के रात तक आप इसको परचेज कर सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। यदि आप सीयूईटी नहीं दे रहे हैं और कोई और एग्जाम दे रहे हैं लाइक डीयूईटी, तो आपके लिए बेस्ट गाइड जो है ये है एग्जाम गाइड फॉर एंट्रेंसेस, जो मदर गाइड है फॉर ऑल एंट्रेंस टेस्टेड। सबके जो कंटेंट है वो लगभग अब एक जैसे हो गए हैं, लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग हैं, फोकस अलग अलग है। ये कस्टमाइज है सीयूईटी पीजी के लिए, और ये एकदम डिफरेंट बुक है, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर का करते हैं दौर शुरू। क्वेश्चन आंसर का दौर चलिए शुरू करते हैं, लेकिन एक दो बातें कि इसमें बीएचयू के सिलेबस में काफी ज्यादा इंडियन नेशनल मूवमेंट पे फोकस था, उससे काफी सारे क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं रहेंगे सीयूईटी में भी, डीयूईटी में भी, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी बात है कि ये थकाने वाला पेपर है, 120 क्वेश्चन है और इतने सारे, तो बहुत लेंदी वीडियो बन गई है। दूसरी इसमें कहूंगा कि मैं कई कमेंट में देखता हूं, कुछ बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं जो बहुत रिसर्च करते हैं, लेकिन वो गौर से सुनते नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। वो लगता है बहुत हड़बड़ी में देखते हैं मैंने क्या टिक मारा है या क्या मैंने कुछ हल्का सा लिखा है, और उसके बाद फिर कमेंट करने लगते हैं। कमेंट करने से पहले एक बार यदि आपको कंफ्यूजन है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई गॉड हूं, कोई भी नहीं होता, सबसे गलतियां होती हैं। हम लोग हर तरह गलती करते हैं, फैक्चुअल एंड सम जो है हड़बड़ी में। लेकिन एक दो बात देख लीजिए, सुन लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जो बोलता हूं वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके यदि कोई किसी को मैंने टिक कर दिया तो उसको जरा सा देख लीजिए कि क्या वो मेरे बोलने से अलग तो नहीं है। यदि बोलने से अलग है तो बोलने को ही आप इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि टिक फ्लो में कुछ हो सकता है इधर उधर एक दो क्वेश्चन में। अब चलिए शुरू करते हैं। हु वॉज द एडवोकेट एट द फेमस इंडियन नेशनल एकेडमी नेशनल आर्मी ट्रायल? ये जो इंडियन नेशनल आर्मी जो आईएनए ट्रायल है, ये एक मुद्दा बन गया आज़ादी के पहले, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के कुछ जो थे उसमें बहादुर जो ऑफिसर्स, उसके अगेंस्ट में लाल किले में जो है ये होती थी, और वो एक देश की देश भावना को उभार रहा था, और उन सब को लड़ने के लिए जो है भूला भाई देसाई जो है वो
जो है फेमस एडवोकेट थे जिन्होंने उन लोगों का केस लिया था। यहाँ मैंने कुछ उन लोगों का नाम भी दिया है जिन लोगों के पर ट्रायल किया जा रहा था। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप जानते हैं कि साबरमती, ये तो साबरमती आश्रम से दांडी मार्च जो है 1930 में हुआ था। इसी से शुरुआत हो गई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। लाहौर कांग्रेस पूर्ण स्वराज की डिमांड हुई थी 1929 में। यहीं से 26 जनवरी को मनाया जाएगा आजादी, इसकी घोषणा हुई थी। गांधी अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में। याद रखिए केवल सेकेंड राउंड टेबल में ही उन्होंने अटेंड किया था, जबकि अंबेडकर जी ने तीनों में। गांधी इरविन पैक्ट मुझे लगता है 1931 लगभग, आप और चेक कर लीजिएगा। इस पैक्ट होने के बाद ही जो है वो गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो इसको अब आप अरेंज कर सकते हैं, आपको मैंने बता दिया। द फर्स्ट अटेम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कई मायने में कि इन सब को थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, मैंने गाइड से लेकर हर जगह दिया है। पॉपुलर एलिमेंट का मतलब ये होता है कि इलेक्शन का एलिमेंट। तो फर्स्ट टाइम जिसको कहते हैं कि कोई चुन करके आप लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हैं, ये जो एलिमेंट था वो 1909 के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको कि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को जरूर याद रखिएगा, इस कारण से कि यहाँ डेआरची प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा 1909 जो है ये इनफेमस है क्योंकि इसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। चौथा क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ द गदर पार्टी कहां था। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए सैन फ्रांसिस्को में है। इसमें यह भी पता होना चाहिए गदर पार्टी के लीडर जो है हरदयाल थे, और भी बहुत लोग थे, मोहन सिंह बाखना भी थे, और लोगों का नाम याद कर लीजिए। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि ये जो है 1913 में ये शायद बनी थी, तो ये भी डेट पूछा जाता है। 1915 में इन्होंने इंडिया में एक तरह का रिवॉल्यूशन जैसा करने की असफल कोशिश की थी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी एंड मेनी अदर। इनका ये भी पूछा जाता है कि इनके हेडक्वार्टर क्या नाम है। इसका नाम था युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में। तो ये सब पूछा जाता है, देख लीजिए। मैच ये बेसिकली पंजाबियों का एक ग्रुप था गदर पार्टी। और गदर का मतलब आपको पता है रिवोल्ट होता है, रिवॉल्यूशन। और उस टाइम आपको एक बात और पता होना चाहिए कि अमेरिका जो है बहुत लिबरल चैंपियन था, उसको ब्रिटेन से बहुत ज्यादा मतलब नहीं था, क्योंकि यूरोप के तो लिबरल लोग वहां बसे थे, तो वो लोग थोड़े बहुत सिंपैथेटिक थे कि इंडिया में जो है सेल्फ रूल होना चाहिए, इसलिए गदर पार्टी को वहां पे बेस मिला था। बाद में जो है ब्रिटेन ने उस पर दबाव डाला कि भाई लोग को भगाओगा, तो बहुत सारा इसमें इंसिडेंस हुआ। कोगाता मारू वाला जो सिप वाला जो है वो भी इसमें जुड़ा हुआ है, वो आप कहीं पढ़ लीजिएगा। देन यहाँ पे मैच करने के लिए आया है, ये भी बहुत आसान है। इसे सब आईएनएम का क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन है। अभिनव भारत जो है वो 1904। अभिनव भारत जो है सावरकर और उनके भाई ने जो है स्थापित किया था पुणे में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बनता है। सलीमुल्लाह खां को आप याद कर लीजिए। कांग्रेस की स्प्लिट बहुत बार हुई है, ये सूरत स्प्लिट कहलाता है। फिर कांग्रेस जो है 1961 में स्प्लिट हुई, फिर बाद में भी स्प्लिट हुई, फिर बाद में भी स्प्लिट हुई 1989 लास्ट स्प्लिट जहां पे कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बना था। तो कांग्रेस जो है 5-6 बार स्प्लिट हो चुकी है पूरे पास्ट में। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था, इसके बाद ही स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया था। तो ये सब मैचिंग अच्छा है, दिस ऑल आर गुड क्वेश्चन। The British government summoned the first round table conference in London। क्या किस लिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930, फिर 31 में, जिसमें कि कांग्रेस और गांधी जी ने भाग लिया था। केवल इसी में एक और पूछा जाता है कि किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी और कांग्रेस ने रिप्रेजेंट किया। तो केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किया, ना तो फर्स्ट में किया और ना ही थर्ड में किया। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। तो ये जो है बेसिकली साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट जो 27-28 में इंडिया में आए थे, और उसकी जो रिपोर्ट थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की, अब ये 1919 के बाद की बात है। अब मॉन्टेक चेस्टफोर्ड रिफॉर्म हो चुका था, 10 साल बाद उनको लाना था 1929 में। उसके लिए उन्होंने साइमन कमीशन भेजा था, उस पर बहुत हंगामा हो गया था। साइमन गो बैक साइमन का मूवमेंट हो गया था, लाल लजपत राय इसमें मारे भी गए थे, तो उसमें थोड़ा डिले हो गया। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ और डिले हो गया, और 1935 में जाकर के जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था आ पाया। द मेन लीडर्स ऑफ द स्वराज पार्टी, ये बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, इसमें आपको पता होना चाहिए। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास। अब ये था क्या, ये जानना इंटरेस्टिंग है कि ये जो गवर्नमेंट ये 1919 की जो एक्ट आई थी, उसमें तो आपको पता है डायरची कर दी गई थी। तो ऐसे कांग्रेस में कुछ जो फॉरवर्ड लुकिंग लीडर थे, उनका कहना था कि भाई अब तो डायरची है, यदि हम चुन के लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाते हैं, मंत्री बनते हैं, तो कुछ तो जनता का भला कर सकते हैं। कांग्रेस का कहना था कि सब धोखा है, पूरे अच्छे मंत्रालय तो उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, तुमको फेंके हुए ट्रांसफर्ड
मंत्रालय दिए हुए हैं, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गई और पंचायती राज हो गया और लोकल सर्विसेज हो गए, छोटे मोटे चीजें, तो उसके में क्यों अपना अपना वक्त बर्बाद करना है और उनको मतलब हेल्प करना है एक ढोंग रचाने में। तो इस पे दो फार हो गई थी और जो स्वराज पार्टी बन गई थी, स्वराज पार्टी शामिल हो गई थी 1919 के तहत जो इलेक्शन हुआ था उसमें 1922 या 23 में। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे और चित्तरंजन दास देश बंधु ये सब उसके लीडर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वर एस्टैब्लिश्ड बाय बी आर अम्बेडकर, ये तो इसको आईपीटी मैंने काउंट किया है, नेशनल मूवमेंट में भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में अब यहाँ मैंने सारे जो हैं अपने ही वीडियो से दे दिए हैं, सबको पढ़ लीजिएगा। उन्होंने 3 पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, मैंने ईयर भी लिख दिया है, जिसमें से 2 यहाँ पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, सॉरी पॉलिटिकल पार्टी जो उन्होंने बनाई थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो ये लेबर पार्टी हो गई, और रिपब्लिकन पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, यस, तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ये उन्होंने नहीं बनाई थी, उसके बदले उन्होंने बनाई थी रिपब्लिकन पार्टी, जिसको RPI भी कह सकते हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसलिए ये जो है बी और सी जो है सही है, ये सही नहीं है। सोसाइटी उन्होंने जो बनाई थी इस पर भी काफी पूछा जाता है, बृहस्पति हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल, समाज समता संघ, डिप्रेस क्लास एजुकेशन सोसाइटी, सबको रट लीजिए। इसके अलावा वो 2 जर्नल भी वो एडिट करते थे, बहिष्कृत भारत और एक मूक नायक जो है जनता और समता, इतने सारे ये पूछा जाता है, कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है, सबको याद कर लीजिए। स्वदेशी मूवमेंट क्यों हुआ था, ये एकदम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बंगाल का विभाजन के अगेंस्ट में हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड कर दिया था बंगाल को, आपने देखा, ये डेट भी याद रखना चाहिए 1905। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में हुआ था, जिसका प्रभाव और भी जगह थोड़ा बहुत पड़ा था। इसमें तिलक जी कूद पड़े थे और भी काफी लोग जो है बाल पाल लाल जो बोलते हैं वो स्वदेशी मूवमेंट से ही निकले हुए थे। उस समय में गांधी जी नहीं आए थे, ये याद रखिएगा। उस समय में नरम दल गरम दल हो गया था और 1907 में उसका विभाजन भी हो गया, नरम गरम। जो ये विभाजन हुआ था कांग्रेस का 1907 में, सूरत स्प्लिट बोलते हैं, वो 1916 में लखनऊ पैक्ट के नाम से जो है वो सुलह भी हो गई थी। तेभागा पिजन मूवमेंट, अब ये ऑब्सक्योर टाइप का क्वेश्चन आपको लग सकता है, लेकिन आपको नहीं, बीएचयू के स्टूडेंट को, क्योंकि आपके सिलेबस में है। तिभागा, तेभागा का मतलब ही होता है 3 भाग, 1/3, द्विभागा, त्रिभागा, चतुर्भाग, ऐसे। तो तेभागा, त्रिभागा उसका मतलब अपभ्रंश है। तो तेभागा का मतलब यह है कि उस समय में जो जोतेदार होते थे नॉर्थ बंगाल में, उसके अगेंस्ट में किसान लोग जो टीलर्स थे, जो एक्चुअल खेतीहर थे, वो लोग विद्रोह कर दिए थे कि तुम 50% ले रहे हो, बहुत ज्यादा है, हम तुमको 1/3 देंगे, वो भी बहुत ज्यादा था। तो ये है रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड फ्रॉम 1/2 क्रॉप टू 1/3, ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्म समाज, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है मेरे अनुसार से, डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। ब्रह्म समाज जो कि राजा राम मोहन रॉय ने स्टैब्लिश की थी, बाद में केशव चंद्र सेन उसके बने, और इनका भी कई बार विभाजन हुआ, बहुत 3-4 बार इसमें एक तरह से जो है वो टूट फूट हुई है इसमें। तो उसमें जो मेन जो उनके थॉट थे कि ये आइडोलिट्री जो है, जो कि विवेकानंद जिसको पसंद करते थे, मतलब मानते थे, मूर्ति पूजा, उसके घोर विरोधी थे। तो ये तो ठीक है, करेक्ट है। इट डिनाइड द नीड ऑफ ए प्रिस्टली क्लास टू इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट, ये उनका कहना था कि आदमी खुद कर सकता है, ये तो ह्यूमनिज्म में थे, अपना धर्म को खुद समझ सकते हैं हम, उसके लिए कोई हमें बीच में मेडिएटर नहीं चाहिए। और वेदा से ये दूर थे, वेदा को ये एक तरह से डिक्राई करते थे। तो ये दोनों जो है इसमें ए और बी मेरे हिसाब से सही है। मतलब बेसिकली आप इसमें एक बात याद रखिए, एक बार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया था, DU2 में पूछा गया था, जहां पे ये था राजा राम मोहन राय इसमें से किस में बिलीव करते थे। वो एक सुप्रीम इंटिटी में बिलीव करते थे, जो वेदांता फिलॉसफी है, नॉट वेद। बस उसके अलावा जन्म मरण और कर्मा और रिसाइकिल ऑफ बर्थ और आइडल्ट्री, इन सब में बिलीफ जो है राजा राम मोहन राय नहीं करते थे, बहुत प्रोग्रेसिव थे। उसमें बहुत क्रिश्चियनिटी के भी काफी चीजें ब्रह्म समाज में आई हुई थी, जैसे यूनिटेरियनिज्म एंड ऑल, मोनोइज्म। तो वो सब इसके चलते आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या था, ये पूछा गया, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन, आप लोग सबको पता होगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट में उस समय मुझे लगता है शायद लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन सबसे एक तरह के बेनिवोलेंट, सबसे अच्छे प्यारे, यदि इंडिया के लिए कोई वाइस राय थे तो लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर भी कहा जाता है। लॉर्ड इरविन ने एक बहुत और अच्छा काम किया था, वो इल्बर्ट बिल उनके टाइम में आया था। वो बिल क्या कहता था कि जो इंडियन जजेज है, मजिस्ट्रेट कह लीजिए, वो भी ब्रिटिश जो लोग रह रहे हैं इंडिया में उसको ट्रायल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी, उस समय में ये मनाही थी कि इंडियन जजेज जो है ब्रिटिश जो लोग बसे हुए हैं इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, उसको नहीं ट्रायल नहीं कर सकते, उसको मुकदमा करके सजा नहीं दे सकते। इल्बर्ट बिल ये था कि कर सकते हैं विद लॉट ऑफ कंडीशन।
तो उस पे बहुत रिसेंटमेंट हुई अंग्रेजों के बीच में, और बाद में उसको जो है एक तरह से शायद वापस लिया गया। उसके चलते जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की 2-3 साल बाद ही जो है गठन हुआ कि देखो ये लोग कितने धूर्त हैं, बदमाश हैं, रेसलिस्ट हैं, कि यदि हम उनको ट्रायल कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं, हमारे जज क्यों नहीं कर सकते। तो 1883 में शायद परहैप्स ये सब हुआ था, डेट चेक कर लीजिएगा, लॉर्ड इरविन भी उसी टाइम में थे। तो ये क्या हो गया कि रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन इंडियन मजिस्ट्रेट विद रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ यूरोपियन, ये उस रिमूवल को हटा दिया गया था और वो ट्रायल कर सकते थे। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन वाज एनल्ड, मतलब कब खत्म कर दिया गया, कब तक रहा। तो ये 1911 में जो है किंग जॉर्ज आए, और उस समय में किंग जॉर्ज आए थे तो मुझे लगता है शायद उसी समय में गेटवे ऑफ इंडिया बना था, ये चेक कर लीजिएगा, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है उन्हीं के स्वागत में, और बहुत बड़ा एक इवेंट था। किंग जॉर्ज फिफ्थ आए थे, उस समय में बहुत बड़ा बड़ा डिसीजन लिया गया था, उनका दरबार भी सजा था, और उसमें जो है एक डिसीजन लिया गया कि कलकत्ता से जो है दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाएगा कैपिटल को, जो हुआ अल्टीमेटली 1931 में इंप्लीमेंट, क्योंकि ल्यूटेन जो है वो उसको बनाने में दिल्ली को उतने साल लग गए, लेकिन डिसीजन 1911 में हुआ। इसके अलावा बंगाल का विभाजन किया गया था, उड़ीसा और बिहार इन सबको उससे अलग किया गया था। तो 1911 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसे पूछा जाता है। उसमें बंगाल का विभाजन को खत्म कर दिया गया। बंगाल विभाजन क्या था जो बाद में हुआ, बेसिकली जो उस समय बंगाल बहुत बड़ा इलाका होता था, उसके जो वेस्टर्न साइड में हिंदू थे, ईस्टर्न साइड में मुस्लिम थे, जहां ढाका है, उस समय बंगाल एक था। लॉर्ड कर्जन ने उसको 2 पार्ट में बांट दिया, इसको उन्होंने जो है वेस्ट बंगाल कहा, ईस्ट बंगाल कहा। अल्टीमेटली ईस्ट बंगाल जो है आज बांग्लादेश है, अल्टीमेटली वो विभाजन हो ही गया। रेड क्लिफ कमेटी क्यों बनी थी, ये आप लोग सब पता होगा, इतना सारा हंगामा हुआ है रेड क्लिफ लाइन को लेकर के। उन्होंने उनको डिमार्केट करना था इंडिया और पाकिस्तान का बाउंड्री। अब उन्होंने 2 साइड में डिमार्केट किया, मतलब पहले तो बस वेस्टर्न साइड में किया, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान है, वेस्टर्न साइड में पंजाब से गुजर रहा है। लेकिन बाद में जब बांग्लादेश बना तो वो बांग्लादेश और पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी यही सेम रेड क्लिफ लाइन ईस्टर्न साइड में भी आ गया। तो रेड क्लिफ लाइन, डूरंड लाइन भी यहाँ याद कर लीजिए, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बांटता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और मैक महान लाइन जो है वो इंडिया और चाइना को बांटता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, आई विल से। ये आपको पता है कि थर्ड था, मतलब पहले यदि आप 20th सेंचुरी में देखिए तो पहले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है 1909 में, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। फिर मॉन्टेक चेस्टफोर्ड रिफॉर्म आता है 1919, जिसमें डयार्ची और सिख को जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। और फिर जो है 1935 का था, इसमें बहुत कुछ किया गया। इनफैक्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 70% 1935 से ही लिया गया है। इसमें जो है एक बाई कैमरियल लेजिस्लेचर, जो राज्यसभा लोकसभा टाइप की जो है उसकी कल्पना की गई। एक पूरा फेडरलिज्म जो इंडिया का अभी स्ट्रक्चर है वो किया गया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि प्रोविंसेस को बिल्कुल एक तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑटोनोमस बना दिया गया, वही तो फेडरलिज्म है। अपना मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ करती है पावर। लेकिन ये नहीं था, डायरची एट सेंटर तो उन्होंने किया, लेकिन प्रोविंस में डायरची को खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि अब तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दिया, तो वहां पे डायरची का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए सही आंसर इसमें 1 हो गया। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? ये बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, इसको सीधा याद कर लीजिए। जो जितनी कमिटी है मैंने ईटी गाइड में दिया हुआ है, उसमें BN राव जो है वो एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इनका। by which amendment of Indian Constitution fundamental duties were run of the mill question, एकदम मोस्ट जनरल क्वेश्चन, आपको पता है 42nd अमेंडमेंट जो है बहुत सारा चीज उन्होंने किया था, उसमें से एक था फंडामेंटल ड्यूटी, जिसके लिए उन्होंने एक पूरा पार्ट बनाया 51A, उसमें इसको जो है डाल दिया। सॉरी, 51A आर्टिकल बनाया जो कि पार्ट 4A में डाल दिया। इसके अलावा जो है 44th भी आप जानिए, 44th से जो 42nd के अधिकतर 80-90% जो चेंजेस थे उसको एनल कर दिया गया, मतलब रिवर्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंदिरा गांधी 1976 में लेके आई थी। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें प्रियम्बल को फर्स्ट टाइम चेंज किया गया। उसमें 3 वर्ड इंजर्ट किए गए, सेकुलर, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी के बाद इंटीग्रिटी लगाया गया, और इंडिया को डिफाइन किया गया, इंडिया जो है एक सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस तरह से उसमें 2-3 वर्ड भी लगाए गए थे। Which among the following provided the main reason for tribal revolt in India in 19th century? बहुत ही वेग क्वेश्चन है मेरे अनुसार से, इसमें काफी सारे सही हैं। न्यू सिस्टम लैंड रेवेन्यू भी सही है, मनी लेंडर घुस आए थे उनके बीच में, वो भी सही है, फॉरेन रिलीजियस मिशनरी से भी वो दुखी थे, और
कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ द ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर ऑफ ट्राइबल, उनका अपना एक किनशिप बेस्ड होता था, कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं। तो अब इसमें ये तो गलत टाइप से, इसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां जो सेटर है वो खुद कंफ्यूज है, या उसने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है और ठीक से उसने फ्रेम नहीं किया है। मेरे अनुसार से शायद ऑफिशियल आंसर ये होगा। ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया ऑप्टेड फॉर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, को LPG बोलते हैं, जिसको इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी बोलते हैं। ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो IMF एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था वॉशिंगटन कंसेंसस के आधार पे, जिसको नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, उसको हर कंट्री में थर्ड वर्ल्ड के थोपा गया आर्म ट्विस्ट करके। उससे कुछ भला भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ। ये जो है ऑफ कोर्स जो है नरसिम्हा राव इसके जनक थे, क्योंकि 1991 में हुआ था, तो उस समय में इसीलिए मनमोहन सिंह उनके फाइनेंस मिनिस्टर उस समय में थे। CAG जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 148 के तहत आता है, और ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट से। क्यों गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होना है? क्योंकि ये वॉच डॉग है। ये जो जो हम लोगों के पैसा जो है, जिसको पब्लिक पर्स बोलते हैं, उसका खर्च कैसे एग्जीक्यूटिव कर रही है उस पर कड़ी नजर रखता है ऑडिट और अकाउंट्स के थ्रू। तो इसको इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए गवर्नमेंट से। ये उत्तरदायी है केवल पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट जो है वो पीपल की है, तो पीपल को ये उत्तरदायी है, गवर्नमेंट को उत्तरदायी नहीं है। और इसमें जो इसकी जो रिपोर्ट होती है वो थ्रू प्रेसिडेंट वो पुटअप होती है पार्लियामेंट में, और उसको एग्जामिन करती है पब्लिक अकाउंट कमिटी, PAC, जिसपे एक क्वेश्चन भी आगे है। Who said that Article 32 is the very soul and heart and soul of the Constitution? ये बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को बोला है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 32 है क्या? ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। ये वर्ड तो बड़ा लीगल है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास अधिकार है कि कोई भी आपके फंडामेंटल राइट का यदि वायलेशन करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हो। उसके लिए आपको कहीं नीचे भी जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आर्टिकल 226 है, जिसके तहत कि आपका कोई भी राइट, फंडामेंटल हो चाहे लीगल हो, उसका हनन होता है तो आप सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए 226 का जो दायरा है वो 32 से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि 32 केवल आप तब जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जब आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा हो, लेकिन 226 कोई भी राइट के हनन के लिए जा सकते हैं। सेकंड, इसमें याद रखने की बात है कि 5 जो है रिट होते हैं। रिट मतलब क्या है? ये ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, मतलब बेंच की ऑर्डर कह लीजिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षा के लिए जो ऑर्डर इशू किए आते हैं, बहुत ही कड़ा ऑर्डर, उसको नहीं मानना कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये 5 रिट आपको पता है, हैबिया कॉर्पस है, क्यू वारंटो है, मंडमुस है, सर्टिलरी है, प्रोविजन है। मैंने कई वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया, आपको पता होना चाहिए। हु सर्टिफाइज वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट? तो मनी बिल को सर्टिफाई जो है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। ये आर्टिकल 110 में डिफाइंड है कि मनी बिल क्या है, और मनी बिल को पास करने की जो प्रोसीजर है आर्टिकल 109 में है। ये सेंटर में है, स्टेट में आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सा आर्टिकल। कुछ कुछ PG टेस्ट में ये भी पूछा गया है कि स्टेट में कौन से आर्टिकल मनी बिल से रिलेटेड है, बहुत ही ऑब्सक्योर। द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया इज नियर टू विच ऑफ द फॉलोइंग फेडरल सिस्टम? ये बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है। हमको पता होना चाहिए कि हमने कनाडा से जो है अपना फेडरल सिस्टम लिया है, वहां भी सेंटर बहुत स्ट्रांग है। इंडिया में भी आर्टिकल 1 कहता है इंडिया विच इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। इस आर्टिकल से ही 2-3 क्वेश्चन निकलते हैं कि सेकंड नेम जो है इंडिया का भारत है, तो भारत और इंडिया यही 2 ऑफिशियल नेम है। सेकंड निकलता है कि इंडिया को डिफाइन किया गया है नॉट ए फेडरलिज्म। फेडरल वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है ही नहीं, ये एक अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया गया आर्टिकल 1 के तहत। तो हमने कनाडा से इसको लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट? मैंने आपको बोला था कि PAC से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट या भेग मैं मानता हूं सीधा मेमोरी टेस्ट है, जो कि इवन 8th क्लास के बच्चे को पूछा जा सकता है। इसका कोई नाता बुद्धि से नहीं है। इसके 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अब इसको आप रट लें तो रट लें। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट? ये इसलिए अच्छा क्वेश्चन है कि आप यदि कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा आर्टिकल 52 जो है प्रेसिडेंट के बारे में। ये एकदम मेन आर्टिकल है, इसमें लिखा है देयर इज ए प्रेसिडेंट जो होगा। लेकिन जो प्रेसिडेंट में जो सारे एग्जीक्यूटिव पावर निहित हैं वो आर्टिकल 53 में लिखे गए, इसलिए यही सही आंसर है। इसके अलावा आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है उसकी प्रोसीजर लिखी गई है, वो भी आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिए। और आर्टिकल 74 में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी बातें लिखी गई है। आर्टिकल 75 में जो है प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट, वो कही गई है। 78 में जो है प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी टू प्रेसिडेंट टू इन्फॉर्म, और एक लिंक पिन बनना कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में सूचना का, ये सब आपको भी सब पता होना चाहिए, लिंक्ड है इससे। आर्टिकल
सॉरी। Which of the following features of Indian Constitution has not been borrowed from England? इंग्लैंड से हम लोगों ने काफी चीजें लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, वेस्टमिंस्टर टाइप ऑफ कैबिनेट सिस्टम लिया है, सिंगल सिटीजनशिप लिया है, उनकी कॉमन लॉ ली है, लेकिन हम लोगों ने फंडामेंटल राइट जो है यूएसए से लिया है। इसके अलावा यूएसए से हम लोगों ने जुडिशियल रिव्यू भी लिया है, इसलिए सही आंसर जो है इसमें 3 है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड? एकदम घिसा पिटा क्वेश्चन है। डीपीएसपी में जो आर्टिकल 44 है वो इसमें है। बाकी आर्टिकल को भी चेक कर लीजिएगा, शायद ये राइट टू वर्क है, चेक कर लीजिएगा। आर्टिकल 25 तो राइट टू रिलीजन है फंडामेंटल राइट में। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू द स्टेट्स? अब देखिए क्या है, हमारे यहाँ अब तो मतलब कि और यूनियन टेरिटरी 8 हो गए हैं, पहले 6 थे, अब जेएनके एंड लद्दाख भी हो गए हैं। तो यूनियन टेरिटरी को पहले 13 थे जब जेएनके नहीं आया था, अब चेक कर लीजिए कितना है, तो 13 सीट। और तो स्टेट को मतलब 545 टोटल हैं, उसमें से 2 नॉमिनेटेड थे वो भी खत्म कर दिया गया, 543, इसमें 13 घटा दो 530 जो है, तो 530 सीट जो है वो स्टेट को अलॉटेड है। ये सब बदलता रहता है थोड़ा बहुत, अभी जेएनके के रीऑर्गेनाइजेशन बाद 524 से 30 के बीच में, और जो यूनियन टेरिटरी है उसको 13 से 15 के बीच में कुछ आप कर सकते हैं, तो इसको याद कर लीजिए। पिछले क्वेश्चन की यदि बात करें, जैसे दिल्ली को जो है वो 7 सीट है, और ऐसे लद्दाख लद्दाख को 1 सीट दिया गया है, पुडुचेरी को शायद 1 सीट है, इस तरह से। Since when the Election Commission of India has become 3-member body? ये एक बहुत अच्छा फैक्चुअल क्वेश्चन है। पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो जो इलेक्शन कमिश्नर होते थे वो एक ही होते थे, उनको सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते थे। लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट में, आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, लाइक सीएजी एक इंडिपेंडेंट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सीईसी है इंडिपेंडेंट है, तो जब भी कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत चू चपड़ करने लगता है तो सरकार जो है, जो एग्जीक्यूटिव होती है, उसकी नाक में नकेल डालने के लिए कोई ना कोई लॉ का बहाना लेती है, कानूनी रूप से। ऐसे तो नहीं कर सकती है डेमोक्रेसी में, कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ था कि उसमें और भी मेंबर हो सकते हैं, बस उसको यूज करके उन्होंने इसको 3 मेंबर बना दिया। उस समय पेरी शास्त्री जी थोड़े कुछ ज्यादा चूचपड़ कर रहे होंगे, इंडिपेंडेंस दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उनके हाथ पैर को बांधने के लिए 2 और मेंबर वहां पे दे दिए गए। ये भी कानून बना दिया गया कि भाई मेजोरिटी से होगा। अब 2 मेंबर यदि आपने दे दिए और मेजोरिटी से होगा तो बेचारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तो बात चलेगी नहीं, क्योंकि 2 मेंबर यदि उनके अपोजिशन में, तो वही होगा जो 2 इलेक्शन कमिश्नर चाहेंगे। तो एक तरह से सरकार ने उनकी पावर को डायल्यूट कर दिया, और ये एक आपको जानना चाहिए कि इस तरह से होता है, रियल पॉलिटिक्स यही होती है। तो ये 1990 में हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसको खत्म कर दिया गया, फिर सिंगल मेंबर हो गए। फिर टीएन सेशन आ गए, वो तो और खतरनाक इंडिपेंडेंट जैसे थे, तो उनको नाक में नकेल डालने के लिए सरकार ने फिर से जो है 2 और जो पहले से डाली हुई थी पेरी शास्त्री जी के टाइम में, उन्होंने फिर ले आए 1993 में। तो सेशन जी गुस्सा होकर के वो जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए। वो केस काफी दिन तक चलता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या करती, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, तो वो केस जो है डिसमिस हो गया। और ये बहुत ही फेमस वाकया है कि किस तरह से सेशन जो है उन दोनों जो बने थे, शायद कृष्ण मूर्ति थे और एक गिल थे, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, बाद में मिस्टर गिल जो है वो मंत्री भी बने, कृषि मंत्री और बले। तो वो उन लोग उनको बहुत ही परेशान करते थे, बहुत चीख चिल्लाते थे, और काफी वहां पे इलेक्शन कमीशन में उस समय कहा जाता है, न्यूज में आता है कि वो नाटक होती थी, मतलब टीएन सेशन के टाइम में, कि किस तरह से मेरे ऊपर में इन दोनों को बोझ की तरह डाल दिया गया है। इट इज ऑल मतलब कि टिट बिट्स में आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज द कोरम ऑफ द लोकसभा फॉर ए मीटिंग? तो सही आंसर इसमें जो है 1990 है। कोरम जो है वो क्या होता है कि मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए किसी भी मीटिंग के लिए। कोई भी मीटिंग आप करते हैं, मान लीजिए 10 मेंबर हैं और एक ही पहुंचा, तो क्या आप मीटिंग कर लेंगे? क्या एजेंडा को पास कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। कोई कोरम होनी चाहिए कि 4 लोग आएंगे तभी होगा। तो इसी तरह पार्लियामेंट में भी है कि 1/10 मेंबर, जैसे कि 545 हैं तो करीब 55 मेंबर यदि आ गए तब जाकर के होगा। इसी तरह विधानसभा में भी 1/10 ही है, लेकिन वहां एक और है कि 10 मेंबर मिनिमम होने चाहिए। व्हाट इज द सेंट्रल थॉट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी? लिबर्टी का जो सेंट्रल थॉट है वो आप इसमें से पढ़िएगा तो आपको लगेगा यही एक सबसे सही है, कि रेस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई हमें हमारे ऊपर कोई मतलब रोक टोक नहीं है। वही लिबर्टी का मेन मीनिंग है, और ये मीनिंग जो है निगेटिव लिबर्टी का मीनिंग एक तरह से है। प्रेजेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है पॉजिटिव लिबर्टी है, लेकिन लिबर्टी चूंकि ये लिबरलिज्म का एक कोर पार्ट है जो निगेटिव लिबर्टी से ही निकलता है, इसलिए सही आंसर इसमें 1 होगा। एब्सेंस ऑफ स्टेट ऐसी कोई बात है नहीं हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजनल पार्टी? अब यहाँ पे एक बात बताएं कि इलेक्शन कमीशन 2 ही टाइप के पार्टी को रिकॉग्नाइज करती है। एक है नेशनल पार्टी जो 7 है, 8वां हो गई है, लेकिन अभी वो दर्ज नहीं हुए हैं, 7 नेशनल पार्टी है, और जिसमें से एक बहुजन समाज पार्टी भी है, और एक स्टेट पार्टी है, जैसे आम आदमी पार्टी है या डीएमके अदर है।
ये कोई रीजनल पार्टी करके कोई नाम है नहीं, लेकिन स्टेट पार्टी को कॉमन पार्लेंस में रीजनल पार्टी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें से जो है बहुजन समाज पार्टी जो नेशनल पार्टी है, तो बाकी तीनों जो है वो स्टेट या रीजनल पार्टी हैं। इवेल्युएशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन इक्वलिटी इज टेकन एज, ये जब आप पढ़ेंगे ना इसको चारों को, तो आप सोच के देखेंगे तो केवल एक ही सही है, वो है रिलेटिव। इसका मायने क्या है कि मान लीजिए हम कहते हैं कि इंडिया में अब केवल 15% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, मैं कोई फैक्ट नहीं बोल रहा, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी ले लीजिए 15-18%, लेकिन इसका कोई मायने नहीं है जब तक कि हम ये ना कहें कि इनइक्वलिटी कितनी बड़ी है। यदि हम ये कहते हैं कि इंडिया की जो मीडियन जो इनकम है जो 50% पे है, वो मान लीजिए साल में 50,000 रुपये है, और जो सबसे गरीब हैं उनकी इनकम जो है साल में 9,000 है, और पहले जो है वो जो सबसे गरीब थे, पुअरेस्ट ऑफ पुअर, उनकी जो है मान लीजिए थी 6,000, और जो मीडियन थी वो थी 30,000। तो मेरे अनुसार से और सबके अनुसार से इनइक्वलिटी बढ़ी है, लोग ज्यादा पुअर हुए हैं। पोवर्टी या इनइक्वलिटी जो है रिलेटिव होती है। यदि आपके पास में 100 रुपये हैं, तो कोई नहीं कह सकता कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं, जब तक कि ये पता नहीं चले कि इन रिलेशन टू अदर आपका ये 100 रुपया क्या वैल्यू है। इसलिए रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। हु इज द थिंकर एसोसिएटेड विद सोशल जस्टिस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा वेग जैसा है, लेकिन आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए जॉन रॉल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का देते हैं कि वर्स्ट ऑफ जो 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 इनइक्वलिटी ऐसी होनी चाहिए समाज में कि जो मैक्सिमम एडवांटेज है वो वर्स्ट ऑफ को हो। ये जो है गांधीयन थॉट है, तो ये जॉन रॉल लाते हैं, इसलिए इसको सोशल जस्टिस कह सकते हैं। बाकी सब जो है बहुत हाईली जो है राइट विंगिस्ट लिबर्टेरियन रहे हैं, जैसे हयाक मार्केट नियो लिबरलिज्म को लाने में, नॉजिक तो बिल्कुल एकदम लिबर्टेरियन है। एरिस्टोटल का जो है सोशल जस्टिस कहना बहुत डिफिकल्ट है, एरिस्टोटल के केस में काफी चीजें हैं, तो जॉन रॉल आप कह सकते हैं। राइट टू वोट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल राइट। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पॉलिटिकल राइट क्या है? सिविल राइट, जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, बोलने की आजादी, ये सब सिविल राइट है। इकोनॉमिक राइट जो है राइट टू वर्क है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, इस टाइप की जो राइट टू लाइवलीहुड है, ये सब इकोनॉमिक राइट है। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ यूज ऑफ लेजिटिमेट पावर। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो ऑप्शंस हैं वो इतने घटिया हैं कि ये क्वेश्चन इजी बन जाता है। क्यों? क्योंकि यूज ऑफ लेजिटिमेट पावर, देखिए मैक्स वेबर ने ये कहा था कि स्टेट क्या है? स्टेट को जो है लेजिटिमेट पावर टू यूज फोर्स है। मतलब केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन होती है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी टेरिटरी में, जिसको की लेजिटिमेसी है कि वो किसी को बंदूक से गोली मार दे, किसी को फांसी पे लटका दे, किसी पे डंडा बरसाए। ये उसको लेजिटिमेट वायलेंस का राइट है। यूज ऑफ वायलेंस लेजिटिमेट, वही स्टेट है। तो इसीलिए ये जो है सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, स्टेट का भी सॉवरेनिटी का। लेकिन आप देखिएगा पॉपुलेशन, टेरिटरी, चर्च, ये इतने बकवास ऑप्शन हैं कि ये क्वेश्चन टफ हो सकता था यदि ऑप्शन क्लोज बनाने की कोशिश की जाती, लेकिन इसमें बना नहीं, इसलिए केवल सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी इज नथिंग बट लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स। डेमोक्रेसी इज ए, इसको मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में डाला है, आपके लिए जो है इसको आप पॉलिटिकल थ्योरी या कॉन्सेप्ट में भी डाल सकते हो। डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ये बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इंडिविजुअलिज्म एक पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल थ्योरी, THEO मैंने लिखने की कोशिश की है। पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट कह लीजिए। इंडिविजुअलिज्म आपको पता है लिबरलिज्म का एक तरह से बेस है। तो ये मॉडर्न एज में आया है, जब कॉन्ट्रैक्टियन थ्योरी आया, हॉब्स इंडिविजुअलिज्म के फादर कह सकते हैं, फिर लॉक लिबरलिज्म के फादर, और फिर रूसो एंड ऑल, तो कांत भी उसी में आ सकते हैं। उसी से ह्यूमनिज्म निकलता है बाद में। विच आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो है विच आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और इसका सही आंसर है फासिज्म। आपको ये पढ़ के ये लगेगा कि जो भी इस क्वेश्चन को बना रहा है वो इसको मानता है कि फासिज्म जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से जुड़ा हुआ है। अब आप जो है अपने समय में आप चले जाइए 1935 के, आप चले जाइए जर्मनी में, इटली में, जापान में, या बहुत सारे और कंट्री में, और आप ये लाइन बोल के देखिए, आपको वो समय में जो है लोग ही पत्थर मार मार के मार देंगे। मतलब कहने का क्या है कि उस समय में फासिज्म वो सबसे ब्यूटीफुल आइडियोलॉजी थी,
1930s में इटली, जर्मनी और मेनी मेनी कंट्री में। इनफैक्ट वो इतना तेजी से फैल रहा था कि इंडिया में भी उसका बहुत प्रादुर्भाव था। मतलब काफी लोग मिलिटेंट नेशनलिज्म, इवन जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी लोग, ये सब प्रभावित थे, क्योंकि वो हिटलर के साथ और जापान के साथ मिलकर इंडिया को आजाद कराना चाहते, तो एक्सिस फोर्स में मिल गए थे, इंडियन नेशनल आर्मी और सब जो है। तो वो बहुत ही प्यारा वर्ड था उस समय में कि मिलिटेंट नेशनलिज्म, अपना लड़ करके लेंगे, अपनी रेस। आप सावरकर का याद कीजिए, हिंदुत्व, उसी टाइप की भावना बहुत सारे। और उसको लेकिन बाद में अमेरिका और लिबरल जो थॉट थे, जिन्होंने दुनिया पे राज किया, उसको हराया फासिस्ट ताकत को, उन्होंने उस वर्ड को नैरेटिव क्रिएट किया, डिस्कोर्स क्रिएट किया कि ये गंदा वर्ड है, और उसको इतना गंदा कर दिया कि अब आप उसको गाली के तौर पे यूज कर सकते हैं। मतलब आप किसी को बोलेंगे आप फासिस्ट हो, तो वो आदमी आपको मारने के लिए दौड़ेगा। इसी को बोलते हैं कि कैसे जो है डिस्कोर्स बिल्ड किया जाता है, नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, जिसको मेटा नैरेटिव कहते हैं, नैरेटिव का नैरेटिव। वो ट्रू नहीं होता है, वो जो पावर में होते हैं, जो रूलिंग डिस्पेंसेशन होता है, जैसे वर्ल्ड में लिबरलिज्म रूल कर रहा है, वो किस तरह से उसको, उस आइडियोलॉजी को कैसे वो ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, उसी से डिस्कोर्स बनती है। आपको समझना चाहिए, इट इज ए डिस्कोर्स कि फासिज्म जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है। हु ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर इज एसोसिएटेड विथ आइडियलिज्म? ये क्वेश्चन किसी के लिए मीडियम, किसी के लिए टफ हो सकता है, लेकिन जब आपने हेगल को पढ़ा है तो आपको पता है कि हेगल इसमें से केवल एक ही है जो कि आइडियलिज्म, आइडियलिज्म मतलब क्या है कि जो आपका कॉन्शियसनेस है, आइडिया है, उसी से पूरी दुनिया चलती है, उसी से आपका जो वजूद, जो फिजिकल वजूद है वो बनता है। इसका उल्टा क्या है जो मार्क्स ने कहा, नहीं, हमारा जो फिजिकल वजूद है, जो हमारा इकोनॉमिक लाइफ का रियलिटी है, कंडीशन है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसी से हमारा जो है थॉट और कॉन्शियसनेस बनता है, उल्टा। तो वो मटेरियलिज्म हो गई। तो इसलिए हेगल, इसमें इन्होंने डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के ये प्रोपोनेंट हैं, जिसको कि सीधा उल्टा करके जो है मार्क्स ने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म दिया। मतलब कहने का इनका था कि हेगल का कि आइडिया जो है वो डायलेक्टिकल मेथड से आगे बढ़ते हैं, कि हर आइडिया में उसी में बीज छिपा रहता है उस आइडिया के अपोजिशन का, जिसको उन्होंने कहा कि एंटीथेसिस। यदि आइडिया को थेसिस बोलो, उन्होंने ये वर्ड नहीं दिया था। और उसके बाद इन दोनों से ऊपर एक सिंथेसिस, एक नया आइडिया बनता है, जिसमें कि थेसिस और एंटीथेसिस दोनों का मिला हुआ डेवलप रूप होता है। इसी तरह से फिर जो है वो सिंथेसिस थेसिस बन जाती है, उसमें बीज छुपे होते हैं उस आइडिया के विरोध का, वो एंटीथेसिस बनता है, और इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं। हेगल के बारे में बहुत सारी चीजें और पूछा जाता है। हेगल का कहना था कि ये जो आइडिया का जो डेवलपमेंट है वो मैक्सिमम जो रिप्रेजेंट होता है स्टेट के फॉर्म में होता है। फैमिली एक अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो है सेक्रीफाइस होती है, ईगो को लोग त्याग देते हैं। सिविल सोसाइटी जो है वो स्टेट और फैमिली के बीच में होती है, उसमें यूनिवर्सल ईगोइज्म होता है, लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं। एक तरह का सिस्टम ऑफ फंक्शंस है, जिसके लिए जो काम हो उसके लिए समाज बटा रहता है। लेकिन स्टेट जो है वहां पे जो है सब एक दूसरे के लिए सोचते हैं, मतलब कि अल्ट्रुइज्म, जिसको जनरल विल बोलते हैं, उस टाइप का आ जाता है। और वो अल्टीमेट डेवलपमेंट स्पिरिट का या आइडिया का है, इस टाइप का। इसलिए उन्होंने स्टेट को जो है मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ भी कहा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो इसी पार्ट में पूछा गया है कि किस थिंकर ने जो है सिविल सोसाइटी को इन बिटवीन रखा है, फैमिली एंड स्टेट, डिफरेंस या बिटवीन फैमिली एंड स्टेट उन्होंने कहा था। कई जगह बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, बीच में पूछा गया कि किस थिंकर ने सिविल सोसाइटी के बारे में कहा है, वो भी हेगल है। किसने ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट दिया है, तो वो भी हेगल ने दिया है। ऑर्गेनिक मतलब एरिस्टोटल ने भी यही कहा था, मतलब हम अंग हैं, मतलब इंडिविजुअल्स या फैमिली, सिविल सोसाइटी, सब उसके एक तरह के अंग जैसे हैं, और एक बड़ा ऑर्गन जो है या शरीर जो है वो स्टेट है। बेस और सुपर स्ट्रक्चर किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये सब एकदम बचकाना क्वेश्चन है, आपके लिए होना चाहिए यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं। बेस और बेस मतलब कि इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बेस है, और जो सिविल सोसाइटी, पॉलिटी, मीडिया, आर्ट, कल्चर, ये सारी चीजें जो हैं वो सुपर स्ट्रक्चर हैं। मार्क्स का कहना था कि ये जो बेस होता है, जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप होती है, मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, वही सुपर स्ट्रक्चर को डिटरमिन करता है। लेकिन ग्रामस्की जैसे लोगों ने ये कहा कि नहीं, सुपर स्ट्रक्चर में जैसे जो सिविल सोसाइटी होती है, या जो वहाँ पॉलिटिक्स है, मीडिया है, या कल्चरल कह लीजिए, वो भी जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी इफेक्ट करता है, टू वे होता है। इसको हेजेमनी के कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। फोर्स बेस्ड ऑन लेजिटिमेसी इज कॉल्ड, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जब आप
ताकत को लेजिटिमेट रूप में यूज करते हैं तो वो ऑथोरिटी कहलाती है। यही तो डिफरेंस है पावर ऑथोरिटी में। देखिए प्राइम मिनिस्टर की ऑथोरिटी है, उनके पास में फोर्स है, लेकिन वो लेजिटिमेट फोर्स है। और वही समझ लीजिए कि कोई एक डाकुओं का सरगना है, उसके पास में फोर्स है लेकिन लेजिटिमेसी नहीं है, तो वो जो है ऑथोरिटी नहीं कहलाएगी। हु इज नॉट एन इलिटिस्ट थिंकर, पहले तो ये जो सेटर है इनको लैंग्वेज इन्होंने गलत यूज किया है। इसका यदि आप हिंदी में अनुवाद समझिए तो आप बोलेंगे कि इसमें से कौन जो है इलिटिस्ट थिंकर नहीं है। थिंकर इलिटिस्ट नहीं है, उन्होंने इलीट थ्योरी दिया है। वो नॉन इलिटिस्ट हो सकते हैं। इलिटिस्ट होने का मतलब यह है कि आप सोचते हैं कि मासेस बिल्कुल बेकार हैं, आपका आइडिया केवल वही है कि समाज में कुछ इलीट लोग हैं वही कर सकते हैं, तो उसको मत कहिए। इन्होंने एक जो है पॉजिटिविज्म, यदि आप ये कहते हैं कि समाज में इलिटिसिज्म है तो आप क्या खुद इलिटिस्ट हो गए? ये एक गरीब आदमी भी कह सकता है कि समाज में इलिटिसिज्म है, तो क्या वो इलीट हो गया? तो ये मतलब मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। इनको इनको कहना चाहिए था हु इज नॉट ए थिंकर हु हैज गिवन इलीट थ्योरी। तो पैरेटो ने दिया है, मैं कई बार कहता रहता हूं इसलिए यहां पे नहीं बोलूंगा, लेकिन चलिए फिर भी मेरे मन में हमेशा आता है कि आपको याद होना चाहिए, एकदम दिमाग में गूंजता रहना चाहिए। पैरेटो जो है सर्कुलेशन ऑफ इलीट इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने ये भी कहा था कि हिस्ट्री इज द ग्रेव यार्ड ऑफ इलीट्स। मोज्का ने जो है रूलिंग क्लास दिया, आगे क्वेश्चन भी है, ये भी इलीट पे उन्होंने लिखा है। रॉबर्ट माइकल ने जो है लॉ मतलब आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची दिया है। और ग्रेमेस्की ने हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया है, ये इससे जुड़े हुए नहीं है, इसलिए यही जो है सही आंसर है 4। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द रूलिंग क्लास, मैंने जस्ट बताया आपको मौजिका। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि जितने इलीट थ्योरी देने वाले थिंकर है सब अधिकतर जो है इटालियन है। रॉबर्ट माइकल इटालियन है, पैरेटो इटालियन है, एंड मोजिका भी इटालियन है, ग्रामेस्की भी इटालियन है। हु ऑफ द फॉलोइंग थिंकर एसोसिएटेड विद कॉन्सेप्ट ऑफ हेजोमनी, फिर से ग्रामेस्की आ जाते हैं 1928 में। परहैप्स इन्होंने प्रिजन नोटबुक लिखा था जो बहुत साल बाद 1970s में जाके इंग्लिश में ये पब्लिश हुई थी। उसमें उन्होंने हेजमनी का कॉन्सेप्ट दिया था। मैंने जस्ट अभी आपको हेजमनी का कॉन्सेप्ट बताया, जो एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट है, जहां पे कि जो रूलिंग क्लास होते हैं वो मारपीट दंगा फसाद से जो है फोर्स से कंट्रोल नहीं करते हैं जिनको डोमिनेट करते हैं, उनके दिमाग पे ही कब्जा जमा लेते हैं। वो इस तरह से डिस्कोर्स बनाते हैं, मीडिया, मास मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर, पॉपुलर, कार्टून, स्टोरी, नॉवेल, कि जो जो नीचे के लोग जिनको वो डोमिनेट करना चाहते हैं वो खुद ही मान लेती है जो वो रूलिंग क्लास कर रहे हैं। इसको हेजोमनी या कल्चरल हेजोमनी बोलते हैं। हु इज द थिंकर एसोसिएटेड विद पॉजिटिव लिबर्टी, आपको पता है हयाक तो पॉजिटिव लिबर्टी कह नहीं सकते हैं, नॉजी के सब निगेटिव लिबर्टी के हैं, निगेटिव लिबर्टी के हैं। केवल जॉन स्टुअर्ट मिल, वैसे तो ये भी निगेटिव लिबर्टी के ही चैंपियन रहे हैं, लेकिन इनका कुछ देखिएगा तो ये पॉजिटिव लिबर्टी काफी आती है, क्योंकि वो उस तरह से सोचते हैं कि हमें जो है कैरेक्टर डेवलप, सेल्फ डेवलपमेंट, ऑटोनॉमी, हमारे माइंड पे किसी कम जाना हो, अपना विल खुद बनाने का, ये सभी बात ये करते हैं, इसलिए पॉजिटिव लिबर्टी के भी चैंपियन कई लोग इनको कहते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द स्टेट आर देयर इन मनुज थ्योरी ऑफ स्टेट, यहाँ आपको याद रखना चाहिए कि सप्तांग थ्योरी जो है वो मनु स्मृति में भी है, मतलब 7 लिंग, ऑफकोर्स एक दो लिंग उसके अलग हैं वो आप देख लीजिएगा। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी 7 लिम्ब, 7, जिसको कि 7 प्रकृति या 7 लिम्स ऑफ द स्टेट कह सकते हैं, तो 7। हु ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ विजिगिसु, ये तो बहुत ही बच्चा टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विजिगिसु, विजिगिसु जो है वो किंग है जो विजयी होना चाहता है। तो मंडल थ्योरी या राजमंडला थ्योरी में जो किंग जिसके नजरिए से सारा राजमंडली थ्योरी लिखा गया है उसको विजिगिसु कहते हैं। ऐसा किंग हु हैज द डिजायर टू विन, जिसको जीतने की इच्छा है। हु इज द थिंकर एसोसिएटेड विद स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर तो जितने कॉन्ट्रैक्टियन थ्योरी सभी आएंगे, इसमें कॉन्ट्रैक्टियन थ्योरी केवल हॉब्स हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्टियन नहीं है इसलिए थॉमस हॉब्स कहेंगे, अदरवाइज लॉक, रूसो, ये सब जो हैं स्टेट ऑफ नेचर से जुड़े हुए हैं। हु इज द फॉलोइंग इन ऑर्गेनिक थिंकर, मैंने आपको कहा जो कि ऑर्गेन मानते हैं समाज को या स्टेट को और व्यक्ति को उसका पार्ट मानते हैं, उस टाइप का आप देखेंगे तो प्लाटो जो है उसको कह सकते हैं। बाकी लोग ऑर्गेनिक थिंकर जो जो इंडिविजुअलिस्ट होंगे वो कभी ऑर्गेनिक नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे कि नहीं स्टेट या सोसाइटी कोई ऑर्गन नहीं है, इंडिविजुअल अपने आप में एंड है, वो कोई किसी का पार्ट नहीं है, तो प्लाटो कह सकते हैं आप। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज एडवोकेटेड, यहाँ कट गया है लेकिन ये हिंदी में मैंने पढ़ा था, इसमें कहा था टू टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसने अपने ओरिजिन ऑफ स्टेट में दिया है, तो जॉन लॉक ने टू स्टेप कॉन्ट्रैक्ट दिया है। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट उनका कहना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो होती है वो पॉलिटिकल कम्युनिटी बनती है,
उसमें तो पूरी सब लोग मिलकर के पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाते हैं। फिर सेकंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेकंड स्टेज कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें पॉलिटिकल कम्युनिटी थ्रू मेजोरिटी अपना लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को चुनती है, जैसे अभी हम लोग चुनते हैं। तो वो सेकंड स्टेप कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसको टू स्टेज कॉन्ट्रैक्ट मेरे हिसाब से सही हो सकता है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही वेग है, फिर सेटर थोड़ा गड़बड़ कर चुका है मेरे अनुसार से। जनरल विल इज इक्वल टू, जनरल विल का कॉन्सेप्ट आपको पता है, रूसो ने दिया है। जनरल विल का मतलब क्या होता है कि जब सब लोग पॉलिटिकल कम्युनिटी में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बनते हैं, बैठते हैं और अपने बारे में केवल सोचते नहीं है, पूरे समाज के बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में भी, अपने हायर विल से या हायर जो उनका ट्रू सेल्फ है उससे जब वो गाइडेड होते हैं, मतलब एक वर्चुअस डेवलप्ड मोरल व्यक्ति की तरह जब वो बिहेव करते हैं, तब जो एक कंसेंसस डेवलप होता है उसको जनरल विल बोलते हैं। तो जनरल विल इज इक्वल टू, आई डोंट नो, गॉड हो नहीं सकता, फैमिली हो नहीं सकता, इंडिविजुअल यहां लिखा हुआ था, नहीं हो सकता। अगेन इसने क्या किया, एक टफ क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है, लेकिन ऑप्शंस इतने बकवास हैं कि ये क्वेश्चन बन गया इजी, क्योंकि स्टेट के अलावा कुछ हो नहीं सकता। स्टेट भी बहुत पक्का बैठता नहीं है। हु इज क्रेडिटेड फॉर रिफॉर्मिंग यूटिलिटेरियनिज्म, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या किया था। उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म जो है उस समय में इतना इस पे क्वेश्चन होने लगे थे कि आप ये बताओ कि कुछ भी करके यदि हमको प्लेजर मिलता है, मान लीजिए कि 10 लोग हैं और एक राक्षस बोलता है गांव में, आता है कि भाई एक आदमी को यदि हमको खाने दे दो तो हम सबको जान बख्श देंगे, बाकी 10 लोगों का या 100 लोगों का। तो लोग एक चुनते हैं कि इसको तुम खा लो, जिससे कि 99 लोगों का जान बच जाए। यूटिलिटेरियनिज्म बोलेगा कि ये सही डिसीजन है, क्योंकि 99 लोगों का लाइफ बचाने के लिए जो हैप्पीनेस हुई, एक लोगों का मर जाने से जो पेन होगा, उन दोनों को नेट जो है बेनिफिट सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि राक्षस बोला था कि यदि नहीं ऐसा करोगे तो हम जितने चाहे उतने लोगों को खा लेंगे। तो लेकिन ये मोरल नहीं है, इथिकल नहीं है, तो इस चलते मिल ने इस पे उसको टैकल किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हैप्पीनेस जो होता है वो भी उसके दो टाइप हो सकते हैं। एक वो प्लेजर है जो कि जो जैसे अभी हम और आप सुख को ले रहे हैं, जिसको बोलते हैं मेंटल सुख। हमें मजा आ रहा है कि हम लोग डिस्कस नॉलेज का को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ज्ञान एक पर्टिकुलर वे में। तो ये जो सुख है, और कोई जो है नॉवेल पढ़ के, पिक्चर देख करके, और या मान लीजिए वाइन पी करके करता है, उन दोनों को उन्होंने लोअर प्लेजर हायर प्लेजर में बांटा, और इस वे में उसने यूटिलिटेरियनिज्म को थोड़ा सा जो है मोरल बनाने की कोशिश की जॉन स्टुअर्ट मिल ने। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन लिबर्टी, वही जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, यहाँ भी आते हैं। उन्होंने ऑन लिबर्टी लिखा, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन लिखा, पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी, ऑन रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पे भी लिखी। वो एक रिलक्टेंट डेमोक्रेट भी कहलाते थे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के समर्थक रहे हैं वो। हु इज द थिंकर एसोसिएटेड विद थॉट ऑफ सिविल सोसाइटी, जो मैंने आपको बोला, हेगल, जिन्होंने बोला था इट इज अ डिफरेंसिया बिटवीन फैमिली एंड स्टेट। हु इज द इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर इंस्पायर्ड बाय थॉट ऑफ कॉमन विल। तो ये यदि आपने ग्रीन, शायद आपके सिलेबस में ग्रीन है तो आप पढ़ लीजिएगा। ग्रीन जो है इंडिविजुअलिस्ट लिबरल हैं, लेकिन ये कॉमन विल या कॉमन गुड से गाइडेड होते हैं, इसलिए इनको मोरल थिंकर कहा जाता है। इनका कहना है कि हम इंडिविजुअलिस्ट होते हुए भी यदि हम मोरली इवॉल्व्ड हैं तो हम डेफिनेटली कॉमन गुड के बारे में सोचेंगे, सबके भले के बारे में सोचेंगे, स्वार्थी होकर नहीं सोचेंगे। हु इज द फॉलोइंग प्रेजेंटेड अमेंडेड फॉर्म ऑफ डायलेक्टिक मेथड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हेगल का जो डायलेक्टिज्म था उसको सीधा अमेंडेड किया, सीधा सर को नीचे कर देना, पैर को ऊपर कर देना, मतलब अपसाइड डाउन कर देना, ये कार्ल मार्क्स ने किया था। उसको आइडियलिज्म से मेटेरियलिज्म में कन्वर्ट कर दिया। जवाहरलाल नेहरू वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद विच आइडियोलॉजी, ये सब कोई आप लोग जानते हैं कि ये सोशलिज्म या सोशल डेमोक्रेसी या फैबियन सोशलिज्म के समर्थक थे। स्पेसिफिक टाइप ऑफ सोशलिज्म, ये वो सोशलिज्म नहीं थी जो कार्ल मार्क्स या लेनिन और स्टालिन की थी। इसमें ग्रेजुअलिज्म था, इसमें डेमोक्रेसी था, इसमें रूल ऑफ लॉ था, इसमें प्लूरलिटी थी, इसमें टॉलरेशन था, जिसको कि फैबियनिज्म से ज्यादा जोड़ा जा सकता है। हु इज द थिंकर यूजिंग अहिंसा टू अटेन पॉलिटिकल एम, अब ये तो इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, सत्याग्रह, अहिंसा, सत्य। हु इज नॉट ए यूटिलिटेरियनिस्ट, बेंथम उसके फादर थे, जेम्स मिल इनके दोस्त थे, फादर ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल थे, ये सब थे। केवल जॉन रॉल नहीं थे। इन्होंने जो अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस दी वो यूटिलिटेरिज्म को काटने के लिए ही था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वेस्टफेलिया पीस ट्रीटी, एकदम रन ऑफ द मिल क्वेश्चन, 1648 क्या है आपको पता होना चाहिए, पोस्ट वेस्टफेलिया भी पता होना चाहिए। विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज केनिथ वॉल्ज इज रिलेटेड, अब ये भी एकदम एक बच्चा टाइप का क्वेश्चन है। अब ऐसा मैं बोलता हूं, जब मैं बच्चा टाइप क्वेश्चन बोलता हूं तो आप इस पे हंसते होंगे कि सर ये क्या फ्रेज यूज करते हैं। इसका मायने ये है कि ये क्वेश्चन जो है रन ऑफ द मिल है, बहुत इजी है, यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं तो। नियो रियलिस्ट थ्योरी,
थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उन्होंने लिखा 1979 में, और भी लोगों के साथ मिलकर के, जिसमें कि न्यू रियलिज्म का जन्म हुआ। Who among us the following has said the study of international politics is identical to the study of foreign policy? One of the arbit question. अभी पहला arbit question है। arbit question वो होता है जो कहीं से टपक पड़ता है, ऐसे बॉल जो कि गुडलेंस से सीधे आपके नाक पे आते हैं और आपको केवल उसे डक करना होता है, आप उसको टैकल नहीं कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ब्ला ब्ला ब्ला। और इन्होंने कहा किसने है? फेल्किस ग्रॉस। अब फेल्किस ग्रॉस कौन थे? अब ये तो आप पढ़ लीजिए नेट पे, और क्यों इस क्वेश्चन को पूछा जाए ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन ये इतना कम आर्बिट क्वेश्चन है 6 से 8 की, आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं, डस्टबिन में फेंक सकते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वुड्रो विल्सन चेयर वाज एस्टैब्लिश? सेकंड आर्बिट क्वेश्चन। लेकिन ये आर्बिट क्वेश्चन इसलिए अब नहीं रह गया है कि ये कम से कम 3 एग्जामिनेशन में मैंने देखा पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ थोड़ी मेहनत करके आपको दे दिया, आप इसको रट लीजिए। और आपको ये रिपीट हो रहा है, आपके बीएचयू में ही ये 2 बार पूछा गया है। वुड्रो विल्सन चेयर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाज एस्टैब्लिश, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स में जो है, ये पहली बार इसको ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का समझ लीजिए एक डिपार्टमेंट टाइप की खोली गई, जिसको हेड फर्स्ट किया ये जेंटलमैन ने, अल्फ्रेड जेमर ने। और ये फर्स्ट और 1919 में खोला गया था। ये सब 3-4 क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, सब कुछ इसमें जान लीजिए। तो 1919 इसमें आगे ये भी एक एग्जाम पूछा गया था कि किस कंट्री में खोला गया था, तो वेल्स में खोला गया था। फर्स्ट इसके चेयर कौन थे ये भी पूछा जा सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द लॉ सिस्टम नेम्ड? अब ये थर्ड आर्बिट क्वेश्चन है, लेकिन ये है बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट है आर्बिट, लेकिन आपको पढ़ाया गया है तो गुड। जस जेंटिनियम जो है, जस जेंटिनियम, जैसे जस इन बेलो, जस एड बेलम, ये सब लैटिन फ्रेजेज हैं इंटरनेशनल थ्योरी में। जस जेंटिनियम क्या होता है? ये जस जेंटिनियम वर्सेस जस सिविले है, मतलब वो इंटरनेशनल लॉ जो कि नेचर से निकलता है, वो यूनिवर्सलिस्टिक है, वो सब जैसे कि जेनेवा कन्वेंशन में है कि भाई आपको म्यूटिलेट नहीं करना है, आप प्रिजनर ऑफ वॉर है उसको आप पनिश मत कीजिए, कोई सरेंडर करे उसको मारिए मत, एक डिग्निटी होनी चाहिए वॉर में भी। तो वो जो है वैसे लॉ जो है जस्ट जेंटिनियम है। जस्ट सिविले वो है जो वो लॉ जो कि मतलब इस पर्टिकुलर लॉ है जो कि हम अब ह्यूमन बनाते हैं, वो किसी कंट्री या 2 कंट्री के बीच में अलग हो सकता है, दूसरे कंट्री में अलग हो सकता है। ये रोमन ये सब लॉ से निकलता है। आपको पता है कि रोम की जो सभ्यता थी वो लॉ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी, तो रोमन। Who among the following said that power in political content means power of man over mind and action of other man? ये भी जो है अर्बिट क्वेश्चन हो सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, सबसे जो टफ एंड अर्बिट क्वेश्चन होता है वो है किसने क्या कहा। अब ये एक ऐसा है कि मैं चैलेंज करता हूं कि जिसने इस क्वेश्चन को सेट किया है, मैं उसको 100 जो है कोट दे दूंगा, उसमें से एक भी वो ठीक नहीं मार पाएगा। बिकॉज में सबसे ऑब्सक्योर कोई भी आर्टिकल ले लीजिए, कोई बुक ले लीजिए, उसके बीच से कुछ निकाल लीजिए किसने क्या कहा है, एक लाइन, वो भी बहुत कोई ऐसा लाइन नहीं जो आपको गूगल पे मिल सके, और आप उसको पूछ दीजिए और उसको 0/100 आएगा। इट इज सो अर्बिट। तो अब ये पावर इन पॉलिटिकल कंटेंट मिल पावर ऑफ मैन ओवर माइंड एंड एक्शन ऑफ, इसको आप जानते हैं तो जानते हैं। वैसे ये मॉर्गनथौ ने पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन में कहा, और क्या कहा आप इसको पढ़ लीजिएगा, उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, उसमें से इस लाइन को चुरा करके यहाँ पे या पिक करके यहाँ डाल दिया गया है। आर्बिट क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, स्टे क्वेश्चन। हु वन अमंग द फॉलोइंग हैज सेड दैट डिप्लोमेसी? अगेन एक आर्बिट क्वेश्चन, क्यों पूछना चाहिए स्टे क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं पूछा है। अब हेनरी निकोलसन ने कहीं पे ये कहा है कि डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंड कंडक्टिंग नेगोशिएशन बाय स्टेट, क्यों पूछना चाहिए? शायद, वो भी मैं शायद बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग डिड कॉइन द पैराबल? ये सही क्वेश्चन है। द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन, ये क्यों सही है? क्योंकि ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन इन्वायरमेंटल जो आप पढ़ेंगे थ्योरी, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, उसमें ये एक लैंडमार्क बुक है ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन, जो जेरेथ हार्डिन ने लिखा है। और उसी से जो है ग्लोबल कॉमन्स पे लोगों का ध्यान गया कि अंटार्कटिका है या जो एटमॉस्फेयर है, डीप सी है, उसको कैसे बचाना चाहिए, ये सारा कॉन्सेप्ट उसी से निकला। ये इंपॉर्टेंट है। Who one among the following is the writer of the book entitled After Hegemony? इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स बुक एंड ऑथर भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन जो बुक जैसे 50 बुक आपको एकदम अभी याद होंगे यदि आप मेरे साथ हैं, उसमें से एक बुक है आफ्टर हेगोमनी, रॉबर्ट कोहेन का। इसी तरह से सॉफ्ट पावर जो बुक है वो जोसेफ नेई की है। जोसेफ नेई और रॉबर्ट कोहेन दोनों नियो लिबरलिस्ट हैं। इन दोनों ने मिलकर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी दी है। अब ये भी क्वेश्चन जो है हो सकता था आर्बिट, लेकिन ये इतनी बार अब पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कि अब आर्बिट नहीं रह गया है। कच्छतीवू आइलैंड जो है वो एक
अनमैन्ड आइलैंड है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक पाक स्ट्रेट है। स्ट्रेट ज्योग्राफी में दो बड़ा लैंड मास, जो दो बड़ा वाटर बॉडीज को जो एक पतली सी वाटर की चैनल मिलाती है उसको स्ट्रेट बोलते हैं। तो एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ जो है वो इंडियन ओशन है, उसको एक पतली चैनल मिलाती है, उसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं, जो डिवाइड करती है इंडिया और श्रीलंका को। उसमें एक छोटा सा आइलैंड है जो कि अनमैन्ड है, लेकिन उन दोनों पे ये कंट्री लड़ते हैं, डिस्प्यूट किए हुए हैं कि मेरा है इंडिया और श्रीलंका। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, न्यू मूर आइलैंड भी, वो भी, उस पर भी कोई रहता होता नहीं है परहैप्स, वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट बना हुआ है। इस तरह इंडिया नेपाल के बीच में काला पानी और सुस्ता जो है वो एक डिस्प्यूट बना है। इन तीनों को जगह जगह पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज इशुइंग स्टेपल वीसा? स्टेपल वीसा होता क्या है पहले ये जानिए, तब इसका आंसर जानिए। आप मान लीजिए यहां से चाइना जाते हैं, और आपको जो है जहां भी, अब जब कंट्री से बाहर जाते हैं तो आपके पासपोर्ट पे जब उस कंट्री में घुसते हैं तो एक स्टैंप मारा जाता है, उसमें प्रूफ होता है कि आपने चाइना विजिट की है। लेकिन मान लीजिए स्टैंप लगाने के बदले आपको एक पेपर पे दिया जाए कि हाँ आप चाइना आए, और उस पर स्टैंप नहीं मारा जाए आपके पासपोर्ट पे, और जस्ट उसको स्टेपल कर दिया जाए, और फिर जब आप चाइना से बाहर निकलिए तो उस स्टेपल को फाड़ लिया जाए, तो आपके पास क्या प्रूफ रहा कि आपने चाइना विजिट किया? कुछ नहीं प्रूफ रहा। इसको स्टेपल वीजा बोलते हैं। अब ऐसा उटपटांग काम कोई कंट्री क्यों करता है? वो तब करता है जब वो हॉस्टिलिटी दिखाता है किसी दूसरे कंट्री के प्रति। जैसे चाइना ये काम करता है इंडिया के लिए। उसका कहना है कि यदि कोई अरुणाचल प्रदेश से आएगा, कोई लद्दाख से आएगा, कोई जम्मू कश्मीर से आएगा, कोई आदमी, तो हम उसको मानेंगे ही नहीं कि वो जो है इंडिया से आ रहा है, वो हमारा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हम उसको स्टेपल वीजा देंगे। मतलब वो हमारा, वो इंडिया का हम उसको आदमी ही नहीं मानते, क्योंकि टेरिटरी हम अपना मानते हैं। तो ये कुछ कंट्री ऐसा करती है, नॉर्थ कोरिया भी साउथ कोरिया के साथ करती है। हॉस्टिलिटी है एक तरह का स्टेपल वीजा। द एग्रीमेंट 123 वॉज साइन बिटवीन, ये इतना इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, आपको जानना चाहिए यदि आप नहीं जानते हैं तो। ये एग्रीमेंट वही है जिसको कि इंडिया यूएसए न्यूक्लियर डील बोलते हैं 2008 का, जिसपे मनमोहन सिंह की सरकार लगभग गिर चुकी थी यदि परहैप समाजवादी पार्टी आगे नहीं आती, उस पर लेफ्ट ने उनका शायद साथ छोड़ दिया था। और ये जो है क्या था कि इंडिया ने तो एनपीटी साइन किया नहीं, ये जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है वो उसको एक्सपोर्ट करती नहीं है, तो इसका पूरा चोक हो गया था हम लोगों का न्यूक्लियर, जो सिविलियन जो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड अदर बनाते हैं। तो उससे निकलने के लिए इंडिया ने अमेरिका के साथ ये समझौता किया कि हम बहुत सारे कंडीशन आपके मान लेंगे, हम सिविल और मिलिट्री न्यूक्लियर जो स्ट्रेटजी, मतलब जो डेवलपमेंट है उसको अलग अलग कर देंगे। सिविलियन आपके जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत जो है हम ले आएंगे। तो उसको बहुत दिक्कत हुई थी अमेरिका को भी, क्योंकि एनपीटी साइन उन्होंने नहीं किया था, इसलिए उनको अपने एक्ट में मॉडिफाई करके इसको करना पड़ा था। इट वॉज ए बिग बिग इवेंट। तो ये इंडिया एंड अमेरिका के बीच में 2008 में हुई थी। इसको 123 एग्रीमेंट इसलिए बोलते हैं कि वहां पे एक न्यूक्लियर के संबंध में एक एक्ट है जिसको कि 123 बोलते हैं, उसको अमेंडमेंट किया गया था इस एग्रीमेंट के, 123 एग्रीमेंट बोलते हैं। द फर्स्ट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड भूटान वाज हेल्ड, कब हुआ था फर्स्ट ट्रीटी? ये 1949 में हुआ था। फिर इसको 2007 में इसको अपग्रेड और रिन्यू किया गया। एक कहीं पूछा गया था कि किस किंग ने किया था, आप वो भी जान लीजिए। कब किया गया था ये भी किसी पीजी टेस्ट में पूछा गया, और आपके यहाँ पूछा जा रहा है कि कब पहली बार हुआ था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडिया बांग्लादेश की जो 72 में जो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी वो भी इंपॉर्टेंट है, और 71 में रसिया के साथ जो हुई है वो भी इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स कारगिल वॉर, कारगिल वॉर के बारे में आपने कितना ज्यादा पढ़ा होगा, 1999 में हुई थी। वाजपेयी जी उस समय में प्रधानमंत्री थे, वहां पे नवाज शरीफ थे। तो इन दोनों के आंख के नीचे ये कारगिल वॉर हो गया था। Who amongst the following did float the idea of the creation of SARC? ये दो तीन बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के, और इसीलिए ढाका बांग्लादेश में ही सार्क की पहली बैठक हुई। सार्क चार्टर वहीं पे साइन हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। ये पूछा जाता है। ये भी पूछा था उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी थे। हु प्रोपाउंडेड द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी, रन ऑफ द मिल क्वेश्चन, घिसा पीटा क्वेश्चन? वुड्रो विल्सन। इन्होंने 1887 में एक बुक लिखा था, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। इन्होंने एक दीवार खींच दी एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स के बीच में। उनका कहना था कि पॉलिटिक्स जो है वो वैल्यू और नॉर्म और उसके बेसिस पे जो है पॉलिटिकल वैल्यू के बेसिस पे पब्लिक पॉलिसी बनाती है, और उसको वैल्यू न्यूट्रल वे में, केवल प्रोफेशनल वे में इंप्लीमेंट करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अब ये दीवार काफी जो है टूट चुकी है पब्लिक पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की। द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज फेयर, ये अर्बिट क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये बहुत ही अर्बिट है, और इसको जो है पिफिफिनर, 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 ओके, मेरी प्रोनाउंसिएशन देखिए क्या है। पिफिफिनर, जॉन
एम पिफिफनर ने दिया है। अब ये मेरे हिसाब से बहुत ही अर्बिट है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि फिर से आ जाए तो आपको मुस्कुराना चाहिए। 78 देखिए लंबा चौड़ा क्वेश्चन है सर। जोसिया स्टैम्प मेंशन, मतलब हिंदी में पढ़ देता हूँ। जोसिया स्टैम्प ने जो है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कुछ डिफरेंस बताए हैं। इसमें से कौन डिफरेंस नहीं है, विच इज नॉट अमॉन्ग दीज दोज फोर। तो देखिए रिजिड रूल्स और रेगुलेशन तो गवर्नमेंट में होते हैं, तो ये हैं प्राइवेट से ज्यादा। एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, क्योंकि आपका पार्लियामेंट का भी कंट्रोल है, बहुत सारे विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होता है। आप एक्सटर्नल है, आप इंडिपेंडेंट नहीं है। एक्सटर्नल विजिलेंस एजेंसी होती है, सीबीआई, सीबीसी, सीएजी एंड ऑल। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज्यादा है। तो लेकिन इफिशियंसी एक ऐसा आइटम नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि दोनों में कोई डिफरेंस है। दोनों ही इफिशिएंट हो सकते हैं, इनइफिशिएंट हो सकते हैं। और जो चौथा जो डिफरेंस था वो प्रिंसिपल ऑफ सर्विस मोटिव था, मतलब पब्लिक स्पिरिटेडनेस कह लीजिए, सर्विस मोटिव कह लीजिए, वो प्राइवेट सेक्टर में उस तरह से नहीं है जैसा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये चार जोसिया स्टैम्प ने जो है दोनों के बीच में डिफरेंस किया था। अब इससे जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन है कि पॉल एच एप्पलबाई, जिनके रिकमेंडेशन पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में खुला था 1954 में। जोसिया स्टैम्प जो अब इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, हर्बर्ट साइमन को आप जानते हैं, पीटर ड्रकर मैनेजमेंट गुरु, इन चारों को याद रखिए कि इन्होंने डिस्टिंग्विश किया था बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारे जो क्लासिकल जो थिंकर थे लाइक टेलर एंड गुलिक, ओरविक, फायोल, ये सब उस समय में कोई डिफरेंस नहीं करते थे। उनका कहना था कि साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हर ऑर्गेनाइजेशन पे लागू है, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। स्केलर चेन रेफर टू, देखिए मुनी एंड रिली जो है जिन्होंने काफी इस पे काम किया, वो स्केलर चेन मतलब हिरार्की को कहते हैं। जो टॉप से डाउन में जो हिरार्की, बॉस सबऑर्डिनेट, बॉस सबऑर्डिनेट, बॉस सबऑर्डिनेट का जो चेन होता है, उसको चेन ऑफ कमांड भी आप कह सकते हैं। स्केलर चेन मतलब हिरार्की, बॉस सबऑर्डिनेट बॉस। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, ये सब अर्बिट क्वेश्चन है, लेकिन आप एक बार जान जाएंगे तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन जो है अमेरिकन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का फीचर है। मतलब एक तरह का रेगुलेटरी कमीशन जो जो एग्जीक्यूटिव को रेगुलेट करती है, वो अमेरिका। बस इतना आप याद करके आप काम चला सकते हैं। अब ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा जो है अर्बिट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। लेकिन ये क्वेश्चन अर्बिट नहीं है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? जो कि टी कैंटीन में, लॉबी में, लंच ब्रेक में लोग गॉसिप करते हुए व्हाट्सएप पे, जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात फैल जाती है, अरे भाई ये चीफ एग्जीक्यूटिव चेंज होने वाला है, और वो 5 मिनट में पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैल गई। वो झूठा भी हो सकता है। इसको ग्रेप वाइन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इट इज हाईली पर्सनल। और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है, ये टू सॉल्व जॉब इंस्ट्रक्शन है। डाउनवर्ड बॉस जब भी देगा तो जॉब इंस्ट्रक्शन देगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है इम्पर्सनल होता है। और हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन जो है वो सॉल्व इंटर डिपार्टमेंटल जो इशू होते हैं, जैसे गैंग प्लैंक आपने देखा, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जो ऐसे हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंटल हेड के बीच में किए जाते हैं। अब यहाँ देखिए ट्रिक क्या हम लोग खेल सकते हैं। ए का जो है वो है 2। अब ए का 2, एक ही में ए का 2 है, तो आपको बाकी देखने की जरूरत नहीं। ये मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि इस टाइप का हमेशा खोजिए। यदि मान लीजिए किसी को बाकी 3 ऑप्शन मैच नहीं भी करना आता है, तो केवल एक ऑप्शन मैच करके इसको क्रैक किया जा सकता है। यूज दिस ट्रिक। सम ऑफ द सिविल सर्विसेज, सब ये देखिए इस साइड में जो है वो सिविल सर्विसेज है और इस साइड में उसके इंस्टीट्यूट है। इसको बस याद कर लीजिए। जो आईएएस की ट्रेनिंग जो है वो मसूरी में होती है, नेशनल एकेडमी इसको बोलते हैं जो भी है इसको, मतलब बेसिकली ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, नालसा या जो भी है। तो ये है। इंडियन पुलिस की सरदार पटेल एकेडमी हैदराबाद में है, फॉरेस्ट की देहरादून में है, और रेवेन्यू की नागपुर में है। तो इसको मैच कर लीजिए। इसमें भी आप देखेंगे तो आप 50-50 गेम खेल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि आप नागपुर, यदि आपको पता है कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस का नागपुर में है, डी का 3, तो आप डी का 3 यहाँ है, डी का 3 यहाँ है, तो इन दो को आप खत्म कर सकते हैं। फिर एक केवल आपको और पता होगा। तो इसमें 2 पता होना मस्ट है, इसमें एक ही पता होना मस्ट है। The name of the committee which laid down guideline for delegated legislation get with the most arbit question, even आपके लिए भी यदि आपने पढ़ा है तो so difficult, so difficult। ये कमिटी है, बस इससे अधिक मैं नहीं कुछ बोलूंगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है वो मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं।
देखिए, लेजिस्लेटिव जो पावर है वो लेजिस्लेचर की है, लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव को उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना होता है, और जुडिशरी को जो है उस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे जज करना होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। ये तीनों जो ऑर्गन है उनका इंडिपेंडेंट है। लेकिन एग्जीक्यूटिव इतनी सुपर पावरफुल हो गई है डेमोक्रेसी में डिफरेंट तरीके से, कि उसने कई जो है पावर लेजिस्लेचर के और जुडिशरी भी अपने ऊपर ले लिए हैं। जो जब लेजिस्लेचर अपनी लॉ बनाने की पावर डेलीगेट करते हैं एग्जीक्यूटिव, उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। इंडिया में ह्यूज नंबर ऑफ लॉ, आपको पता होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते, वो एग्जीक्यूटिव बनाती है, ब्यूरोक्रेट बनाते हैं, पार्लियामेंट नहीं बनाती है। उसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलते हैं। वो क्या होता है समझिए। जैसे अभी देखिए, आपको एग्जाम्पल देते हैं। अभी 3 कृषि कानून बने, फार्मर्स एक्ट। वो आप एक्ट पढ़ेंगे ना, इतना छोटा होता है, आप 2 घंटे में पढ़ लेंगे। 18 पेज का इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जैसे मान लीजिए 17 पेज का है। इंडियन ट्राई एक्ट जो है वो मान लीजिए 16 पेजेस का है। एक्ट बहुत छोटा होता है, वो पार्लियामेंट बनाती है, लेजिस्लेचर बनाते हैं। लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलते हैं। वो 500-500 पेजेस का होता है, और वो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। वो पार्लियामेंट बेचारे को पता भी नहीं होता कि वो क्या बन रहा है, और वहां पे सारे जो हैं वो पावर एग्जीक्यूटिव अपने पास रखते हैं। अब जीएसटी एक्ट पास हुई, लेकिन उसके रूल रेगुलेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव बना रहे हैं। वो इतना कॉम्प्लेक्स बना देंगे कि आप उसमें तड़प के रह जाइएगा कि ये फॉर्म भरने हैं, ये करने हैं, ये प्रोसेस है, और वहां पार्लियामेंट को पता भी नहीं चलता। अब देखिए, जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, उस पर कंट्रोल है। उन सब को सालाना जो है एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट के फ्लोर पे रखना होता है, और पार्लियामेंट में एक कमिटी होती है, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, वो उसको स्क्रूटनी करती है कि इन लोगों ने ठीक से किया है कि नहीं। लेकिन वो इम्पॉसिबल है। हजारों रूल रेगुलेशन हर साल निकलते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटी बेचारे को कहाँ फुर्सत और कहाँ टेक्निकल एक्सपर्टाइज की वो उसके 500-500 पेजेस में जाके झांके और देखे कि कहाँ पे एग्जीक्यूटिव ने बदमाशी कर दी है। इसीलिए कई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरिसियन बोलते हैं कि वो लास्ट डंक ऑफ स्कॉर्पियन है। मतलब ब्यूरोक्रेट ऐसा मारते हैं कि वो पूरा एक्ट जो है वो नलीफाई हो जाता है, उस एक लाइन से जो उन्होंने रूल रेगुलेशन में लिखा। इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। यहाँ पे आपको एक और इंटरेस्टिंग बात पता होनी चाहिए कि एग्जीक्यूटिव ने शुरू से ही कुछ जुडिशियल पावर अपने पास ले रखी है। वो फैसला करते हैं, वो क्वाजाई जुडिशियल एक्ट भी करते हैं। तो एक तरह से समझिए कि कलेक्टर को बहुत सारा पहले क्वाजाई जुडिशियल एक्ट था, वो दरबार भी लगा करके जज की तरह फैसला कर। अभी भी बहुत सारे जो क्वाजाई जुडिशियल पावर जो है एग्जीक्यूटिव, वो कई कई तरीके के हैं। जैसे अपीलेट अथॉरिटी है, इनकम टैक्स एंड अदर, जहां पे वो फैसला देते हैं आर्बिट्रेशन का। तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव जो है वो एक, इस चीज को आप समझिए एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, की ये तीनों ऑर्गन में, जैसे कि 3 ऑर्गन स्टेट के होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। अब प्रॉब्लम क्या है कि इवन डेमोक्रेसी में भी जो एग्जीक्यूटिव है ना, वो ऐसा हो गया है। वो इसका पावर खा रहा है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इसका भी पावर खा रहा है, डेलीगेटेड जुरिसडिक्शन। ये इसको भी धमकाता है, इसको तो पॉकेट में ही रखता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। और जितना एग्जीक्यूटिव पावरफुल होगा, उतना ही जो है एक तरह से निरंकुश शासन की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि ये दोनों जो विंग हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, ये उसके चेक एंड बैलेंस है। वो उसको कंट्रोल करने के लिए, ये जितना ही पावरफुल रहेगा, उतना ही एग्जीक्यूटिव जो है काबू में रहेगी। ये चीजें समझनी चाहिए आपको। द जन लोकपाल इज एन आउटकम ऑफ डैश मूवमेंट। ये जो है मैंने इसको डाला है कि ये इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी का पार्ट है, इंडियन पॉलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो है इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, IAC हुआ था, वो उसने इसको लीड किया था। उसमें प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, ये सब उसके लीडर थे। IAC एक NGO थी। उस NGO के बैनर तले ये सिविल सोसाइटी मूवमेंट हुआ था। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ये चीफ सेक्रेटरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। जो सेंटर में उसको कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, टॉप ब्यूरोक्रेट होते हैं। सेंटर में कैबिनेट सेक्रेटरी और स्टेट में चीफ सेक्रेटरी। सतीश चंद्र कमेटी जो है वो क्या है, ये पूछा गया है। यहाँ पे मैंने जो आपको सारे ही वो कमेटी दे दिए हैं जो कि सिविल सर्विस एग्जाम और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। सतीश चंद्र भी हुई, सबसे पहले मैकाले कमेटी बैठी थी जिसने मेरिट बेस्ड सिस्टम को लागू किया इंडिया में
1954 में, फिर कोठारी कमेटी बैठी 1976 में। इसके बेसिस पे 3 स्टेज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हुआ, 3 स्टेज, पहले प्रीलिम, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। फिर सतीश चंद्रा कमेटी 1989 में बैठी, इसने एसए पेपर इंट्रोड्यूस किया और इंटरव्यू के मार्क्स को बढ़ा दिए। वाई के अलग कमेटी 2001 में बैठी, इसने कहा था कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए और जो ऑप्शनल पेपर है उसके वेटेज को घटा देना चाहिए, जनरल स्टडीज को आगे लाना चाहिए। इसी बात को सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी जो वीरप्पा मोइली जी के नेतृत्व में हुई थी, 2008 में उन्होंने इसको सेकंड किया और उसके बाद 2011 से जो है एक नया पैटर्न पे सिविल सर्विसेज होती है जो अभी भी हो रही है। इसमें सी सैट होती है और जनरल स्टडीज के पेपर हैं और प्रीलिम से जो है ऑप्शनल पेपर हटा दिया गया है और ऑप्शनल पेपर को 2 से 1 कर दिया गया है। उसकी वैल्यू में एक तरह से ज्यादा उसको जनरलिस्ट बना दिया गया और उसमें इथिक्स एंड अदर चीजें भी जोड़ दी गई हैं। तो ये हो गया रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉर सिविल सर्विसेज। Who among us the following has written the book entitled The Ecology of Public Administration? ये तो बहुत ही रन ऑफ द मिल क्वेश्चन है। फ्रेडरिक्स आपको पता है, इन्होंने प्रिज्मेटिक सोसाइटी। यहाँ आपको जो अलग क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं रिलेटेड वो ये है कि इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच अपनाया डेवलपिंग कंट्री के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए कंपैरेटिव वे में कि कैसे वहाँ का जो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट है या इकोलॉजी है वो इफेक्ट करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, इसीलिए इसको इकोलॉजिकल स्टडी कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Who among the following has said administration is a moral act and administrator is a moral agent? Again ये आर्बिट क्वेश्चन, इस टाइप of क्वेश्चन, I simply hate this type of question। ये ऑडवेटेड ने लिखा है, ऑडवेटेड ने 2 बुक लिखा है, बहुत सारे बुक लिखे हैं, लेकिन आप इस बुक को पढ़ के ही अंदाज लगा सकते हैं उन्होंने इस टाइप कहा होगा। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन नेचर एंड मैनेजमेंट। तो एक तरह का जो है मतलब ये साइकोलॉजिस्ट जैसे जो है ये बात करते हैं, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को ये मोरल एक्ट और उसको मोरल एजेंट बोलते हैं। एक बार देख लीजिए, ग्रेप वाइन, मैंने अभी जस्ट बताया कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन बोलते हैं। ग्रेप वाइन क्यों बोलते हैं? अंगूर की लत्तर की तरह ये ऐसा फैल जाते हैं तुरंत में। आपको यदि कोई चीज को फैलानी हो ऑर्गेनाइजेशन में तो आप उसको ग्रेप वाइन पे डाल दीजिए। तो जो बहुत चालाक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो कई बार जो है ऑफिशियल न्यूज को नोटिस बोर्ड के डालने के बजाय ग्रेप वाइन में फैला देते हैं। आपने किसी चुगलखोर सबऑर्डिनेट को कान में डाल दिया और एक बात कह दिया कि किसी से ना कहना, और वो 5 मिनट में सबको बता देता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाती है। वो नोटिस निकालने से ज्यादा इफेक्टिव होता है और पता भी नहीं चलता किसने फैलाई है। Who among us the following did invent the concept of linking pin? Link pin मतलब कल ये linking pin ये लाइकट ने किया था। ये है तो डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट, लेकिन इंपॉर्टेंट है। लाइकट ने बेसिकली क्या कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे ओवरलैपिंग मतलब कि यूनिट होते हैं, मतलब एक यूनिट दूसरे यूनिट से इस तरह से घुले मिले होते हैं कि उसमें एक लिंक पिन मैनेजर होता है जो इस विंग को भी कोऑर्डिनेट करता है और इस विंग से भी उसका नाता रहता है। तो दोनों के ओवरलैपिंग जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट है उसको वो लिंक पिन मतलब क्या हुआ, जो जोड़ता है, तो लिंक पिन कॉन्सेप्ट। लेकिन लाइकट जो ज्यादा फेमस है, लाइकट स्केल के लिए, एक साइकोमेट्रिक स्केल टू मेजर पीपल्स थॉट एंड फीलिंग फ्रॉम ओपिनियन सर्वे टू पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये लाइकट स्केल पे ऑर्गेनाइजेशन में मेजर कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट। द स्टेटमेंट ऑफ द किंग कैन डू नो, ये मुझे लगता है कि ठीक से बना ही नहीं पाए। ये तीसरा चौथा क्वेश्चन है जो इस फ्रेम नहीं कर पाए हैं। किंग कैन डू नो रॉन्ग जो है वो इंग्लैंड से निकला हुआ है। इसका मायने ये होता है कि सॉवरेन इम्यूनिटी इसका मायने है, मतलब कि जो किंग होता है या जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसको, उस पर आप मुकदमा नहीं चला सकते कि उसने कोई डिसीजन लिया है, क्योंकि वो उस लॉ से ऊपर है। वो फाउंटेन ऑफ लॉ है और वो चूंकि गुड इंटरेस्ट में वो कोई एक्शन लेता है, आप मतलब जो उसके अधिकार हैं, तो उस पर आप मुकदमा बिना उसके परमिशन के उस पर मुकदमा नहीं कर सकते हैं। तो ये इसको सॉवरेन इम्यूनिटी बोलते हैं। अब इसको जानने के बाद भी आप इसमें से कुछ भी नहीं चुन पाएंगे, कुछ भी नहीं चुन पाएंगे। मैं आपको बिल्कुल छोड़ रहा हूं, इसको आप आगे देख लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऑफिशियल आंसर ये होगा, वो भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। The first 10 amendment were added to the US Constitution in कब US, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ये वेग फैक्ट है। ये 1791, आपको पता है कि कुछ ही साल हुए थे अमेरिका को डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस का दिए हुए, कॉन्स्टिट्यूशन पे विवाद हो रहा था, तो पहला जो 10 अमेंडमेंट आया था वो वहां पे सिविल राइट को इंश्योर किया गया था, जिसको आप कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, बिल ऑफ राइट्स। और वहां पे जो रेसिडुअल पावर वो स्टेट को दिया गया था। तो मतलब एक तरह से अमेरिका के बनने की ये जो है एक प्रोसेस थी, फर्स्ट 10 अमेंडमेंट। द इंस्टीट्यूशन नेम्ड प्रोक्यूरेसी इज प्रिवेलेंट इन, अगेन ये जो एक आर्बिट क्वेश्चन है, हो सकता आपने पढ़ा हो क्योंकि आपको कंपैरेटिव पब्लिक इंस्टीट्यूशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चाइना में है। बेसिकली ये एक तरह का वॉच डॉग है,
पब्लिक वॉच डॉग, जैसे कि ओम्बड्समैन होता है, तो रसिया, चाइना और कम्युनिस्ट स्टेट में एक पीपल को एक मौका है कि वहां पे जाके अपनी शिकायत कर सकते हैं। प्रोक्यूरेसी बोलते हैं, प्रोक्यूरेंट वो इंस्टीट्यूशन है, प्रोक्यूरेसी की इंस्टीट्यूशन है। वेरी वेग क्वेश्चन। वेयर डू वी फाइंड फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट? स्विट्जरलैंड से इन्होंने काफी क्वेश्चन पूछा है, जबकि आपके सिलेबस में मैंने स्विट्जरलैंड देखा नहीं, पता नहीं क्यों पूछा है, तो स्विट्जरलैंड को पढ़ लीजिए। फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव, स्विट्जरलैंड एक बहुत ही आइडियल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वाला कंट्री है, जिसके बहुत सारे फीचर अभी आगे आपको आएंगे, इसलिए भी छोड़ देते हैं। ये स्विट्जरलैंड में फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, इसके अलावा जर्मनी में भी सेम नेम से फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है। इंडिया में देखिएगा तो फेडरल कोर्ट क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट है। द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय, चाइना का जो लेजिस्लेचर है या पार्लियामेंट, उसको बोलते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस, एनपीसी, और ये यूनिकैमेरल है, मतलब कि एक ही हाउस है, इसमें दो हाउस नहीं है। वहां जब एक पार्टी है तो दो हाउस का सवाल ही नहीं उठता है, तो एनपीसी को ही ये पावर है अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन को। ऑफ कोर्स द मेंबर ऑफ द अमेरिकन कैबिनेट आर अपॉइंटेड आफ्टर द, वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन मतलब ऑब्सक्योर है, मतलब डिफिकल्ट है। देखिए वहां पे कैबिनेट सिस्टम जो है अलग तरह का अमेरिका में। वहां पे जो कैबिनेट अपॉइंट होती है, वो अपने यहाँ कैबिनेट कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वहां पे कैबिनेट कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कैसे? वो खुद नॉमिनेट करता है अपने से ही, प्रेसिडेंट बुलाता है कि भाई तुम मेरे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन जाओ, तुम मेरे सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस बन जाओ, तुम ये जो, मतलब सेक्रेटरी मतलब वहां मिनिस्टर को बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब फॉरेन मिनिस्टर। लेकिन उसको अप्रूवल चाहिए होती है सीनेट की। सीनेट वहां के अपर हाउस है, उसको वहां बहुत सारे पावर हैं। तो सीनेट के अप्रूवल के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट उस कैबिनेट को अपॉइंट कर लेता है। एक बात और जाननी चाहिए, जो बहुत जगह पूछा गया है, कि ये कैबिनेट जो है वो वहां की सीनेट या वहां का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, जो कांग्रेस बोलते हैं वहां, उसको अकाउंटेबल नहीं होती है इंडिया की तरह, क्योंकि वो वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। वो अकाउंटेबल सीधा प्रेसिडेंट को होते हैं, जिस दिन प्रेसिडेंट चाहेगा उस दिन उसका रेजिग्नेशन ले लेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी इन इंग्लैंड? चलिए ठीक है, ये तो कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आपको जाना चाहिए। लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, लिबरल पार्टी है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी नहीं है, ये तो यूएसए में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम? वहां चेक एंड बैलेंस है, सेपरेशन ऑफ पावर है, सेनेटोरियल कर्टसी, आपने अभी देखा कि सेनेट की अप्रूवल ली जाती है, रिपब्लिकन सिस्टम है, लेकिन लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहां से आया? प्राइम मिनिस्टर तो है ही नहीं वहां पे। इजी क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ स्विस सिस्टम? मैंने आपको बताया था कि स्विस सिस्टम फिर से घूम के आएगा, तो इसमें फेडरलिज्म है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मिक्सचर ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मिक्स जैसा है। कैसे मिक्स है? कि वहां की जो पार्लियामेंट है उसको फेडरल फेडरल काउंसिल बोलते हैं, फेडरल काउंसिल, मोस्ट प्रोबेबली। आप चेक कर लीजिएगा इसका नाम क्या है, फेडरल काउंसिल। और वो जो है बेसिकली एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट करते हैं, सॉरी फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली जो है वो वहां की पार्लियामेंट है, जो कि फेडरल काउंसिल को इलेक्ट करते हैं। फेडरल काउंसिल जो है वो 7 मेंबर एक कमिटी होती है, वही वहां पे गवर्नमेंट होती है। वहां कोई एक आदमी गवर्नमेंट नहीं होता है। जो फेडरल काउंसिल जो होती है 7 मेंबर मिल के शासन चलाते हैं, और हर साल रोटेशन पे एक प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्त होता है, रोटेशनल। तो समझ लीजिए कि पार्लियामेंट्री इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव को चुनती है अपने ही बीच से, जैसे इंडिया में होता है। और प्रेसिडेंशियल भी इसलिए क्योंकि ये एक तरह से प्रेसिडेंट का काम करते हैं, उसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट भी होते हैं, वो मिल करके चलाते हैं। फिर पार्लियामेंट जो है वो नहीं चलाती है सत्ता को। लेकिन उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया की तरह उतना मतलब कि फ्लेक्सिबल नहीं है, वो रिजिड है, उसको अमेंड करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए ये रॉन्ग है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन स्विस फेडरल काउंसिल? अभी मैंने बताया कि स्विस फेडरल काउंसिल में 7 मेंबर हैं। When did people रिपब्लिक और चाइना केम इनटू एग्जिस्टेंस? एकदम फैक्ट बेस्ड बच्चे टाइप का क्वेश्चन है, इसको रटने का आप देखिए 1949 से भी आपका काम नहीं चल रहा है, जब तक आपको ये पता ना हो मंथ। तो मंथ जो है अक्टूबर है, 1 अक्टूबर। एक बार याद कर लीजिए, बहुत बड़ी घटना थी ये पीआरसी का आना। माओ से तुंग को यहाँ याद कीजिए, माओ जेदांग को। द सिस्टम ऑफ जेरी मेंडरिंग, ये तो मैंने कितनी बार बताया है, मैं हर जगह कहता रहता हूँ, अपने गाइड में भी मैंने कहा है कि जेरी मेंडरिंग यूएसए का टर्म है, जो कि कंस्टिट्यूएंसी को जब आप डेलिमिटेशन करते हैं, मतलब उसकी बाउंड्री को इस चालाकी के साथ चेंज करते हैं कि आपको फायदा हो जाए, मतलब एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जो उस समय में सत्ता में है, तो इसको जेरी मेंडरिंग बोलते हैं,
डेलिमिटेशन ऑफ इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट। इसी से जुड़ा हुआ फिलीबस्टरिंग है एक दूसरा टर्म। मतलब फिलीबस्टरिंग क्या है कि सीनेट में ऐसा होता है अमेरिका में कि वहां स्पीच की राइट है। मतलब एक बार यदि एमपी बोल दिया ना, तो इंडिया की तरह नहीं कि आपका टाइम खत्म हो गया, आप बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। तो कोई बिल को यदि हमको पास नहीं होने देना है तो हम फिलीबस्टरिंग करेंगे, 3 घंटे 4 घंटे ब्ला 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 कुछ करते रहेंगे, सब बोर होकर के सुनता रहेगा, फिलीबस्टरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू? ब्रिटिश जुडिशरी को यह पावर नहीं है। ये बहुत ही रन ऑफ द मिल क्वेश्चन है। अमेरिकन जो है बहुत स्ट्रांग जुडिशियल रिव्यू है जो ड्यू प्रोसेस पे है। इंडिया भी अब ड्यू प्रोसेस अपनाने लगा है। द प्री डोमिनेंट फीचर ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वहां कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। आपको देखेंगे कि एबॉर्शन के मुद्दे पे आधे डेमोक्रेट एक जगह है रिपब्लिकन के साथ और आधे अलग हैं। वहां पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, पार्टी डिसिप्लिन एकदम बिल्कुल कम होती है। एक्टिवनेस आफ्टर इलेक्शन बिल्कुल कम हो जाती है। और डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर जो है ये भी वहां पे है। तो मतलब सबसे जो बड़ा फीचर, मतलब ये सब तो नो नो में आ गई। नो नो नो। तो एक ही यस है, वो है डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है वहां पे पार्टी की। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्ट्रक्चर होते हैं। जब इलेक्शन आती है तभी वो एक्टिव होते हैं और तब एक पार्टी दिखती है। 5 साल तक आपको कहीं कोई पार्टी वैसे खास दिखेगी नहीं। द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो है ये मैंने लिख भी दिया है। बेसिकली ये लैटिन का जो फ्रेज है प्राइमस इंटर पैरस, वो वहां पे आई है। मतलब बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस शुरू हुआ था तो केवल एक था कि एक जो कैबिनेट है उसमें से एक मेंबर कोई अलग नहीं है, केवल थोड़ा सा वो फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल है। वो जाके क्वीन को या किंग को जो है बताएगा कि मतलब एक लिंक पिन है बिटवीन कैबिनेट एंड पार्लियामेंट, बिटवीन कैबिनेट एंड द हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन वो धीरे धीरे जो है वो पैरिस इंटरफेयर सब पानी में चला गया, डस्टबिन में चला गया। वो सुपर 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 पावरफुल बन गया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थोड़ा कम, इंडियन प्राइम मिनिस्टर तो सुपर सुपर पावरफुल। उसको अब आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं कि आप देखेंगे कि क्यों फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल अभी भी इसको कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर शब्द ही जो है 3-4 बार यूज हुआ है। सेकंड जो है कोई भी आर्टिकल नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर को अलग ओथ लेने के लिए कहे। जो कैबिनेट मिनिस्टर ओथ लेता है जो शेड्यूल 3 में है, वही ओथ प्राइम मिनिस्टर भी लेता है। मतलब इतना उसको इक्वल रखा गया है। लेकिन है क्या इक्वल? है बिल्कुल नहीं है। तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो प्रैक्टिस में अब नहीं है। द टर्म कांग्रेस सिस्टम वॉज कॉइन्ड बाई, ये तो रन ऑफ द मिल क्वेश्चन बच्चा टाइप का, रजनी कोठारी। कांग्रेस सिस्टम यहाँ पे मॉरिस जोन्स को आप इसलिए याद कीजिए कि बहुत जगह पे बहुत पीजी टेस्ट में पूछा गया है किसने सिंगल पार्टी डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट दिया है, तो उन्होंने कांग्रेस सिस्टम के बजाय सिंगल पार्टी डोमिनेंस का। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डीके? ये जो है हटिंगटन ने लिखा था पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिटिकल डीके बुक। पॉलिटिकल डीके उन्होंने तब कहा था जबकि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो इतना तेजी से होता है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो कोप अप नहीं कर पाती है। तो मतलब उनका कहने का मतलब था कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यदि बिल्डअप नहीं हो पा रहा है किसी डेमोक्रेसी में, केवल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ता चला जा रहा है, पॉलिटिकल एक्टिवेशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो वहां पॉलिटिकल डीके होगा वहां पे जो है। क्योंकि इंस्टीट्यूशन मैटर, डेमोक्रेसी में सब कुछ इंस्टीट्यूशन है। यदि इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट है, स्ट्रांग है, तो आपका डेमोक्रेसी है। तो सैमुअल हटिंगटन ने उसको पॉलिटिकल डीके कहा था। इन सब को भी आपको पता होना चाहिए। लूसियन पाई ने जो है डेवलपमेंटल थ्योरी दिया है, सबसे बड़े ये हैं एलमंड। आपको पॉलिटिकल कल्चर, डेविड ईस्टर्न सिस्टम थ्योरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मार्क्सियन एनालिसिस? वेरी इजी। रिवोल्यूशनरी तो था ही, क्लास एनालिसिस था, प्रोग्रेसिव। सिस्टम मेंटेनेंस क्यों रहेगा? स्टेटस को तो मेंटेन करना है नहीं इनको। व्हाट इज संस्कृताइजेशन? ये मैंने कई बार कहा है। ये एम एन श्रीनिवास ने बुक लिखा है, या एसे कह लीजिए, कास्ट इन इंडिया, उस पर ये आई थी। इसको जो है और भी कई लोगों ने इस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया है इंडियन कास्ट सिस्टम में, जहां लोअर कास्ट जो है वो कास्ट हिरार्की में मूव करने के, लोअर तो कर नहीं पाते हैं, बीच वाले कास्ट कर पाते हैं, जैसे जाट जैसे कह लीजिए, या मान लीजिए कि जैसे गुप्ता या अग्रवाल। तो वो लोग जो है हायर कास्ट के जो रूल रेगुलेशन है, फूड, ड्रेस, पब्लिक में जिस तरह से बिहेव करना, वो हायर कास्ट का अपनाने लगते हैं। वो जो है जनेऊ पहनने लगेंगे, मीट मछली छोड़ देंगे, वो काफी सारे और रिचुअल अपना लेंगे, जिससे कि उनको लोग कास्ट में हायर मानने की शुरुआत कर दें। तो ये जो है इसको संस्कृताइजेशन टर्म दिया गया, अपवर्ड मोबिलिटी कह लीजिए ऑफ लोअर कास्ट। वेरी इंटरेस्टिंग, एम एन श्रीनिवास ने उसको बताया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रेशर ग्रुप? आपको प्रेशर ग्रुप यदि पढ़ें तो इसमें बहुत सारे टाइप बताए जाते हैं। एसोसिएशनल हैं, नॉन एसोसिएशनल हैं,
जो कि किनशिप या फैमिली बेस्ड होते हैं, इंस्टीट्यूशनल हैं, पूरे इंस्टीट्यूशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इंस्टीट्यूशनल हो गया, इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं, कोऑपरेटिव टाइप का कोई नहीं है। तो ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बिहेवियरलिज्म? बिहेवियरलिज्म को मैंने पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से लिया है। बहुत सारे आपके क्वेश्चन जिसको कि मैं जनरली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बोलता हूं, आपको उन्होंने पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के नाम से पढ़ा है, एक ही बात है। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में बिहेवियरलिज्म का भी फिनोमेना है, वन ऑफ द अप्रोच है। इसमें वैल्यू न्यूट्रलिटी होती है, क्वांटिफिकेशन होता है, इंटरडिसिप्लिनरी होता है, लेकिन रिलीवेंस नहीं होता। ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म का फीचर है, इसलिए सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑथोरिटी? ये तो मैक्स वेबर ने 3 ऑथोरिटी है, ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक एंड रैशनल लीगल। उनका कहना था कि मॉडर्निटी का मतलब होता है रैशनल लीगल ऑथोरिटी, उन्होंने ये नहीं दिया है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से ये सारे क्वेश्चन हैं। जैसे इन्होंने जब मतलब क्या चीज जो है वो पावर को ऑथोरिटी में कन्वर्ट कर देता है, लेजिटिमेसी, ये भी हम लोगों ने देखा। ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट एग्रीगेशन? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ही होता है इंटरेस्ट को एग्रीगेट करने वाले जो इंटिटी होती है, जो पावर भी एक्वायर करती है, पॉलिटिकल पावर। वैसे ये सब जो है इंटरेस्ट को एग्रीगेट करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पावर जो है वो नहीं ले पाते हैं। वैसे ये इसलिए क्वेश्चन वेग भी कहलाएगा। रॉबर्ट माइकल को आप आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची से मिलाइए। सी राइट मिल पावर इलीट, ये सब कितनी बार मैं बता चुका हूँ। डेविड ईस्टन जो है वो सिस्टम अप्रोच, जिसमें इनपुट आउटपुट अप्रोच उसका एक डेरिवेटिव अप्रोच है। और बर्नहम ने कहा है मैनेजरियल रिवॉल्यूशन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है आप ही के बीएचयू में। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर? तो यहाँ पे आप कंफ्यूज सिडनी वर्वा और आलमंड एंड पावल में कर सकते हैं। आलमंड पावल ने जो है स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच भी दिया है, और इन दोनों ने पॉलिटिकल कल्चर पे भी काफी काम किया है। तो आलमंड का नाम आते ही पॉलिटिकल कल्चर लीजिए, उनके साथ में सिडनी वर्वा जुड़ते हैं सिविक कल्चर लिखने में, और उनके साथ में बिंगल पावल जुड़ते हैं पॉलिटिकल कल्चर को डिफाइन करने एंड मेनी उसके फीचर्स बताने में। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट? अब यहाँ पे देखिए हटिंगटन ने भी काफी लिखा है उस पे। ये दोनों तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन लूसियन पाई को आप ज्यादा मान सकते हैं, क्योंकि लूसियन पाई जो है उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर को एसोसिएट किया था पॉलिटिकल डेवलपमेंट से। उन्होंने चाइना और डेवलपिंग कंट्री पे काफी काम किया था। उनका कहना था कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है उनके अनुसार से, जब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इस तरह से डेवलप होती है किसी कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में, पिछड़े कंट्री में, जहां पे कि वो एक कैपेसिटी डेवलप कर लेती है पब्लिक सर्विस देने की, या पॉलिटिकल डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने की, डिफ्रेंशिएट हो जाती है, मतलब कि हर स्ट्रक्चर या हर इंस्टीट्यूशन एक ही फंक्शन करता है, और उसमें इक्वलिटी होती है। पॉलिटिकल जो 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 सिस्टम है वो इक्वलिटी रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड होता है, वो स्टेटस या जन्म के आधार पे जो है उस पे बेस्ड नहीं होती है, मतलब हिरार्की नहीं होती है, इक्वलिटी होती है समाज में। तो इक्वलिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है लूसियन पाई के अनुसार। उन्होंने पॉलिटिकल, जैसा मैंने बताया, पॉलिटिकल कल्चर से उसको जोड़ा था। उन्होंने बुक लिखा था पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, लूसियन पाई। इसके अलावा उन्होंने एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी लिखा है। तो लूसियन पाई को आप ज्यादा ले सकते हैं, और यहाँ पे आप हटिंगटन को भी जोड़ सकते हैं जिन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डीके पे भी लिखा है। तो लूसियन पाई यहाँ बेटर आंसर है। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइबरनेटिक? साइबरनेटिक का मतलब होता क्या है? साइबरनेटिक मतलब होता है कम्युनिकेशन सिस्टम एंड कंट्रोल, या कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। ये साइंस से आया हुआ है, लेकिन इसको पॉलिटिकल साइंस में या सोशल साइंस में बहुत अच्छे से यूज किया है कार्ल ड्यूस ने, जिन्होंने कि साइबरनेटिक को यूज करके एक बुक लिखा था, द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट। एंड तो ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक लाइन में कि सब कुछ कम्युनिकेशन है, फीडबैक है, किस तरह से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होती है, कैसे जनता तक मैसेज पहुंचाया जाता है, रूरल और रूल के बीच में क्या कम्युनिकेशन होती है, गवर्नमेंट के डिफरेंट विंग के बीच में क्या कम्युनिकेशन होती है, और कैसे कंट्रोल होती है। ये साइबरनेटिक को यूज कार्ल ड्यूस ने अपने इस बुक में किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लूसियन पाई डेवलपमेंट सिंड्रोम? अभी जो मैंने आपको बताया वो उनका डेवलपमेंट सिंड्रोम ही था, मतलब डिफरेंशिएशन, इक्वलिटी एंड कैपेसिटी। तो ये यहाँ पे इक्वलिटी है, डिफरेंशिएशन है, लिबर्टी फ्रेटर्निटी है। तो लिबर्टी, पता नहीं, लिबर्टी तो इसमें नहीं है, इक्वलिटी है, लेकिन चलिए इसको आप क्या कह सकते हैं, फ्रेटर्निटी को काट दीजिए, लिबर्टी ऑब्लिक इक्वलिटी कर दीजिए।
तो ये डेवलपमेंट सिंड्रोम हो जाता है। ऑफ कोर्स पता नहीं कैसे बना यहाँ, लेकिन आप कंफ्यूज कर सकते हैं इससे कि जेम्स कोलेमन ने एक ऐसे लिखा था, डेवलपमेंट सिंड्रोम डिफरेंशिएशन इक्वलिटी कैपेसिटी, जो उन्होंने डेवलपमेंट सिंड्रोम जो लुसियन पाई का कॉन्सेप्ट था उसको आगे बढ़ाया था। इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट सिंड्रोम, वहां लुसियन पाई नहीं दिखते हैं और कोलेमन दिखते हैं, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, कोलेमन ने भी इस पे काम किया है। The India Against Corruption movement 2001 was led by Anna Hazare is an example of course civil society movement था वो। सिविल सोसाइटी क्या होती है? जो बाजार और सरकार, गवर्नमेंट, इन दोनों से इतर जो स्पेस होती है जहां के पीपल खुद वॉलंटरली जुड़ते हैं, जहां पे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऐसे फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, ओपिनियन लीडर हैं, सोशल वर्कर हैं, सोशल मूवमेंट है, ये सब का जो जामवाड़ा होता है उसको सिविल सोसाइटी कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि कितने अच्छे क्वेश्चन का ये कलेक्शन है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें यदि अभी तक नहीं किया आपने, और कमेंट करें। इन तरीके से आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। कृपया अपने सवाल ऐसे रखिए जिसका जवाब 1-2 लाइन में दिया जाए, ऑब्जेक्टिव। ऐसे क्वेश्चन ना पूछिए कि सर मैं एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करूं, इस टाइप का जवाब नहीं दिया सकता 1-2 लाइन में। और ये एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे लिंक मैं एक गाइड का दे रहा हूं, CUET PG, क्योंकि मुझे लग रहा है सबसे अधिक अभी रिलेवेंट वही एग्जाम है। मुझे बताया गया कि 9 सितंबर को है, तो अभी आपके पास काफी वक्त है, आप CUET PG गाइड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक MCQ वीडियो को लेके, बहुत बहुत जल्द, हो सकता है आज शाम में। बाय।